अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ताइवान पर तो फिर ये मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर ही हो जाएगी। ऐसा क्या है ताइवान में कि पूरी दुनिया लड़ जाएगी उसके लिए? हालांकि बहुत छोटा सा है अगर आप नक्शे पर देखें, लेकिन इंपॉर्टेंस बड़ा है। सेमीकंडक्टर्स वाला जब मामला हुआ था तब लोगों की नज़र में पहली बार हुआ था कि भाई ताइवान में ऐसा क्या है। अभी ताइवान ने 1970 से उस पूरी इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज कर रखा है। ताइवान जिसको फॉर्मोसा बोलते थे। हाँ, पहले उसका नाम था फॉर्मोसा द्वीप। सुभाष चंद्र बोस की जिस जहाज की बात होती है आखिरी बार देखे गए, वो ताइपे में ही था जो आज ताइवान में है, लेकिन तब वो फॉर्मोसा का हिस्सा था। फॉर्मोसा जो यूएनएससी की सीट की बात होती है हमेशा कि वो किसके पास थी, वो ताइवान के पास थी 71 तक। यूएस का बहुत समय तक बिल्कुल मिलिट्री सपोर्ट था। इवन एक समय तो जब 55 के और 58 में जब क्राइसिस आया तो आइजनहावर सोच रहे थे कि चाइनीज सिटी पे हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं क्या। ताइवान अभी तक अपने आप को महफूज मानता था, लेकिन अभी थोड़ा सा एक खदबदाहट है, एक इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं अमेरिका आएगा या नहीं आएगा। वो दिखाना चाहता कि हम आ भी सकते हैं और क्या पता ना भी आए। क्या पता ना भी आए। इससे दोनों लोग डिटर रहते हैं। यहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, जिम्मेदारी सिर्फ पूरी चाइना के ऊपर है। और अगर आज का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें आप मतलब गजा तो नहीं बना सकते ना उसको। क्या कभी शी जिनपिंग इतने अनप्रेडिक्टेबल वाकई हो सकते हैं कि 2027 ये वो हल्के में लेते रहे, करते रहे, और एक दिन अचानक शी जिनपिंग जो है पुतिन टाइप कर दें यूक्रेन पे, ऐसे हुआ कर देंगे, वो हो भी सकता है। ताइवान पर चीन एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन वो वाकई पहुंच ही गया दहलीज पर उसकी। भारत के बारे में आप जैसे लोग, आप जैसे विद्वान लोग कुछ तय कर पाए कि भारत क्या करने वाला है? भारत जब भी अपनी तुलना किसी मामले में करता है तो स्वाभाविक रूप से चाइना पहला नाम है जिससे हमारी तुलना होती है। हम करना पसंद भी करते हैं, हमारा पड़ोसी है, प्रतिस्पर्धी भी है। लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि चाइना की ताकत के साथ साथ उसकी कमजोरियां क्या क्या हैं। तो वैसे तो चीन की कई दुखती रग हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम है ताइवान। खुद में एक देश है, बहुत छोटा सा, लेकिन लगातार चीन उससे परेशान रहता है, क्योंकि चीन की नज़र में ताइवान कोई देश नहीं है बल्कि उसका अपना हिस्सा है। चीन चाहता है कि 2027 तक, साफ तो नहीं कहता लेकिन फिर भी चाहता तो है, कई दशकों से चाहता है कि ताइवान उसका हिस्सा हो जाए। तो 2027 तक की एक टाइमलाइन भी है। पर दुनिया जो है, कम से कम अमेरिका के जो दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि ताइवान अलग अपना जो अस्तित्व है बनाए रखे। अब वो कैसे बना रहेगा जब चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है? वैसे चीन एशिया में लगभग सबके लिए थ्रेट बना हुआ है, दुनिया में अमेरिका के लिए थ्रेट बना हुआ है, लेकिन ताइवान का क्योंकि बहुत ही करीब है, बहुत ही पड़ोसी है, तो ताइवान खास तौर पर अपनी जो भी तैयारियां करता है वो चीन को देखकर, चीन को नज़रों में रखकर ही करता है। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है पेरिल ऑफ द पैसिफिक। ये ताइवान पर है, मिलिट्री बैलेंस एंड बैटल फॉर ताइवान, गौरव सेन ने लिखी है। इस किताब में ताइवान को मिल रही चुनौतियां, वो समाधान, या फिर चुनौतियों में भी गहरे जाकर ये देखा गया कि क्या होगा अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा, क्या होगा अगर चीन ताइवान पर हमला करते हुए यूएस के एलाइज पर भी हमला कर दे, क्या होगा अगर रिटेलिएशन बड़ा हो जाए। तो बहुत सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किताब लिखी गई है। गौरव मेरे बराबर में बैठे हैं, फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। उनकी पीएचडी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी पर आप पीएचडी कर रहे हैं। रिसर्च एसोसिएट हैं आप सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में भी। एक बड़ी भूमिका इस किताब को लिखने में इस संस्थान की भी रही, ऐसा मैं पढ़ रहा था। बाकी आपके रिसर्च के फोकस में मैरीटाइम स्ट्रेटजी रहती ही है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी रहती है, और काफ़ी यंग हैं आप। और कभी ताइवान जाना हुआ? वैसे ताइवान जाना तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये इंटरेस्ट कहाँ से है आपको? जो आपका विषय है मैरीटाइम स्ट्रेटजी पर बहुत कम बात हुई हमारे यहाँ, हमारे पॉडकास्ट में। ये मे भी पहली बार होगा जब हम इस विषय पर बात करें, खासकर ताइवान के मामले में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का फोकस जनरली देखिए, क्योंकि हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, तो ताइवान को समझने के पीछे जो वजह थी वो भी था कि इंडिया को जो प्रॉब्लम्स होगी, ताइवान अगर चीन के कब्जे में जाता है किसी भी समय, फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो उस जो स्थिति थी उसको समझने के लिए बुक को मैंने शुरू किया था। रिसर्च सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ का काफ़ी योगदान है इसमें, क्योंकि उनके तहत ही मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था कि एक बुक लिखी जाए ताइवान पे और उसकी स्थिति को समझा जाए। क्योंकि ताइवान पे काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा जाता है हमेशा, आज से नहीं दशकों से, कि ताइवान की स्थिति
क्या है, किस तरीके से वो दुनिया में अपना खुद का उसका योगदान है, और अगर वो चीन के कब्जे में जाता है तो किस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, अच्छा, और वो इंडिया पे भी इम्पैक्ट है। तो उस पर बात करूंगा मैं, लेकिन पहले मुझे बताइए कि जिस ताइवान की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के नक्शे में, या मैं ग्लोब सामने रखूं तो वो वहाँ कहाँ पर पड़ता है एग्जैक्टली, और उसके वहाँ होने से हम पर या दुनिया पर क्या फ़र्क पड़ता है जियोपॉलिटिकली? हाँ, जिनको मैप का थोड़ा सा भी ज्ञान है वो देख सकते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक, जनरली पैसिफिक है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, चाइना से लगता हुआ जो रीजन है, जापान, उसी के पास एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है ताइवान। चाइना से 180 किलोमीटर दूर स्ट्रेच से ताइवान स्ट्रीट बोलते हैं, वो वहाँ पे पड़ता है। और वो जो उसका लोकेशन है, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो व्यापार की मार्ग है वहाँ पे पड़ता है। और वो देख सकते हैं आपके जापान, रसिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, कोरिया जो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया के, उन सबको लिंक करता है वो साउथ चाइना सी से। तो ताइवान का जो लोकेशन है वो पैसिफिक में है, इसलिए बुक का नाम पैरेलल ऑफ द पैसिफिक भी है, क्योंकि ताइवान का जो भी जोग्राफिकल लोकेशन है उसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, उसके साथ स्ट्रेटजिक जो उसका सिग्निफिकेंस है दुनिया के लिए, वो उसको ऐसा एक इशू बना दिया है उसने पूरे पैसिफिक के लिए, प्रशांत महासागर के लिए, साथ ही साथ पूरी दुनिया भर के लिए, कि आज ताइवान के बारे में दुनिया में जितने भी स्ट्रेटजिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ताइवान पे को हमेशा ध्यान में रखते हैं जब भी वो अपना पॉलिसीज़ बनाते हैं इस रीजन में। हालांकि बहुत छोटा सा है अगर आप नक्शे पर देखें, लेकिन इम्पोर्टेंस बड़ा है। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर्स वाला जब मामला हुआ था तब लोगों की नज़र में पहली बार हुआ था कि भाई ताइवान में ऐसा क्या है कि दुनिया के सारे सेमीकंडक्टर वहाँ बन रहे हैं। हाँ, ताइवान क्योंकि क्या होता है, स्मॉल कंट्रीज है, स्मॉल कंट्री है, उसको चाहिए कि कुछ ऐसा मेरे पास हो ताकि मैं दुनिया का जो एक उसमें इंटरेस्ट दुनिया है, की ज़रूरत बना रह सकूं। हाँ, ज़रूरत बना रह सकूँ। मेरे पास जो इंटरेस्ट का जो एक साधन है, जो चिप हैं, अब तो काफ़ी माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटे लेवल पे ताइवान ने बनाना शुरू किया है, जो जनरली अभी आप देखेंगे कितना पोस्ट कोविड बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की कि हम अपने यहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। इवन इंडिया ने भी काफ़ी कोशिश की, अभी 2-3 शायद लग रहे हैं, बट उनको फ्रूटफुल वो प्रयास होगा कि नहीं वो तो आगे देखेंगे। बट अभी ताइवान ने 1970s से उस पूरी इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज कर रखा है। TSMC उनकी कंपनी है जो जनरली जिसने मोनोपोलाइज किया है, नॉट इवन इन ताइवान बट इन द वर्ल्ड। तो और वो आप देखिए, सेमीकंडक्टर चिप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रिप्लेस बहुत आसानी से कर दें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर का योगदान ऐसे है जैसे हमारी बॉडी में हमारे हृदय का है। मुझे तो तब पता चला था, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने तब नई गाड़ी खरीदी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी कार में तो ठीक है कि आप बटन दबाएंगे और आपकी कार के जो साइड के शीशे हैं वो बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो मॉडल आ रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चिप नहीं आ रही। तो मैंने इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ तक भी ज़रूरी है कि आपके कार के शीशे अगर बंद हो रहे हैं या खुल रहे हैं तो उसमें भी चिप लगी है। मतलब इनफैक्ट बाकी सब तो है ही। हाँ, क्योंकि आप उस जो डिवाइस है वो जनरली IC इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो है, और जब तक वो नहीं होगा आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पार नहीं जाएगा, मतलब है कि करंट फ्लो नहीं होगा। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब से डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, आप मान लीजिए 90s के बाद, तब से ताइवान ने उसको मोनोपोलाइज कर दिया। मतलब ताइवान की फिर दूरदर्शिता की तो तारीफ करनी चाहिए। हाँ, कम से कम उसने 70 के दशक में समझ लिया था कि दुनिया किस तरफ जाएगी, क्या उसे ज़रूरी लगेगा, और हम बनाएं कि हम भी ज़रूरी लगें। हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो जानते हैं कि केवल सेमीकंडक्टर ही नहीं, उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ में आप मोनोपोलाइज तो नहीं किया बट अपने तरीके से सेल्फ रिलायंट हैं। बताइए फिर कुछ और चीज़ें बताइए। जैसे कि देखिए, सेमीकंडक्टर के अलावा भी उनकी जो डिस्प्ले टेक्निक है और जो जिस तरीके से उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर से वो खरीदें, अपने आप में तो वो सेल्फ रिलायंट है ही। क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात इसलिए होती है क्योंकि वो दुनिया की ज़रूरत है। पर जैसे इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चाइना पे। ताइवान इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि ट्रेड करता है चाइना और दुनिया भर से। तो उस तरीके से 23 मिलियन पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल हब है वो। एशियन टाइगर्स का अगर आपने नाम सुना हो, 70s 80s के समय वो ताइवान भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, और उसकी प्रॉस्पेरिटी आज ये है कि उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो चाइना से भी ज़्यादा है,
और दुनिया में हाई इनकम इकोनॉमी के रूप में अभी भी जाना जाता है। गजब। थोड़ा पहले चलते हैं, फिर समझते हैं। 70 का दशक तो आपने बता दिया कि ताइवान ने आगे की तरफ देखा, मगर अगर हम ताइवान की हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करें थोड़ा, मतलब वर्ल्ड अफेयर्स के हिसाब से ही, तो ये देश कब बना और कब ये चीन का हिस्सा था, कभी था या नहीं था? ताइवान अभी तक क्योंकि डिबेट होती है, जब डिप्लोमेटिक डिबेट होती है तो बताना, जैसे इंडिया या चाइना के बीच भी हो, तो अपने अपने प्रूफ्स देते हैं कि ये हमारा हिस्सा तब था या इस वजह से था, इस एम्पायर के समय था। ताइवान के साथ समस्या ये है कि बहुत समय तक वो एक ब्रेक अवे रीजन ही रहा चाइना का। 1895 के बाद तो मान सकते हैं। 1500 के आसपास जब हमारे यहाँ कॉलोनियल शासन मतलब शुरू ही हो रहा था। 1500? हाँ, 1500 के बाद मुगल आ रहे थे। मुगल आए, 1526। हाँ, उसके पहले आ चुके थे पोर्टुगीज, बिल्कुल। 1498, उसके बाद डच, ब्रिटिश उसके फ्रांसीसी, बाद आए। हाँ, तो वो उस एरिया में आ रहे थे। और तो सबसे पहले ताइवान को डच लोगों ने अपना कॉलोनी बनाया। उस समय तक वहाँ पे जो उनके इंडिजिनस ट्राइब्स थी वो रहती थे। अच्छा। चाइना में मिंग एम्पायर था, उसके बाद 1600 के अराउंड, 1650 के अराउंड चिंग एम्पायर आया डच के साथ। फिर उसके बाद ब्रिटेन, मतलब मैं उस आइलैंड का हिस्ट्री ऐसा है कि वो जनरली ब्रेक अवे रीजन हमेशा से रहा। बट उसको एक नेचुरल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वो चाइना का ही मानते रहे। जैसे तिब्बत को, वो आइलैंड उस तरीके से जनरली जो डच आए या फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने उसको माना कि ये चाइना का पार्ट है, लेकिन जनरली कंट्रोल उस पे आउटसाइडर्स का ही रहा हमेशा। चिंग एम्पायर के पास रहा कुछ समय तक। 1894-95 में वॉर हुआ जापान के साथ, चाइना का, चिंग एम्पायर का। उसमें काफ़ी कमज़ोर हो चुका था वो। दैट वाज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो चाइना जिसको बोलता है हर बार, अभी तक उसको इन्वोक करता है। 95 में जब ताइवान गया जापान के पास, तो 50 साल तक, 50 ईयर्स तक वो जापान की कॉलोनी रहा। उस समय कोरिया भी जापान की कॉलोनी रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तक तो था। हाँ, मतलब एक दौर भी था जापान जब भी इम्पीरियल पावर था। जो नक्शे पे छोटा सा जापान दिखता है, वो इतने बड़े चीन और इतने बड़े कोरिया तक शासन करता था। ताइवान भी इसका ही था। ताइवान उसका पार्ट था। मंचूरिया, कोरिया, इवन एशिया पैसिफिक, जो इवन साउथ ईस्ट एशिया तक तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा ही था। वो बहुत ब्रूटल हिस्ट्री है। इवन मैं अगर उसको ऐसे शॉर्ट नोट बताना चाहूँ तो वो जापान का काफ़ी ब्रूटल कॉलोनियल शासन रहा है। ये सब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पर फिर भी वो ताइवान पे कंट्रोल उसका रहा 45 तक, जब तक जापान ने सरेंडर नहीं किया। जापान ने सरेंडर किया, हमें पता है, हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्बिंग 6 और 9 अगस्त 1945। उस समय तक चाइना में चल रहा था वॉर, सिविल वॉर। क्योंकि देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। तो अगर हम ऐसे समझें कि चाइना में 1911 के समय चिंग एम्पायर की समाप्ति हुई, और ROC, इसको याद रखना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज नाम हम ताइवान का सुनते हैं, उसका जो स्थापना हुई वो 1911 में हुई। और वो चाइना जो मेनलैंड अभी है उस पर रूल कर रहा था 1949 तक। 1949 के पहले अराउंड 1925 के बाद वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो चुका था। 1930s में तो फुल ब्लोन सिविल वॉर चल रहा था माओ जेडोंग के समय। ROC उस चाइना को जाना जाता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिस चीन को आज हम जानते हैं। चीन, हाँ, जो मेनलैंड जो ज्योग्राफी है, हाँ, वो ROC के नाम ROC से था वो। हाँ, तो उस समय चियांग काई शेक वहाँ उनके लीडर थे, जो नेशनलिस्ट पार्टी, कुओमिंतांग पार्टी के कुओमिंतांग प्रमुख थे। ठीक है। और दूसरी तरफ माओ जेडोंग थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। ठीक है। और वो ताइवान उस समय जापान के पास है। जैसे अगर मैं 30s की बात करूँ, 1930s के, वो ताइवान जनरली जापान के पास है, पर सिविल वॉर चल रहा है चाइना में। 39 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। चियांग काई शेक का ध्यान जापान की तरफ गया, पूरी दुनिया का ध्यान जापान की तरफ था। अच्छा, वैसे चीन में उस वक्त शासन चियांग काई शेक की, हाँ, चियांग काई शेक का ही था 49 तक शासक वो। हाँ, वो क्योंकि सिविल वॉर के समय काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ऐसा नहीं था कि माओ जेडोंग का जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे और सिविल वॉर और गुरिल्ला वॉरफेयर और जो पीजेंट्स का उन्होंने उपयोग किया, तो 35 के आसपास वो काफ़ी ज़्यादा चाइना कमज़ोर स्थिति में था। सही है, इंटरनली कमजोर, काफ़ी इंटरनली कमज़ोर था। इंडिया ने शायद वैसा समय नहीं देखा सिविल वॉर अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। सही। ऐसा केओस इंडिया में इंडिया ने नहीं देखा, सौभाग्य से। पर वहाँ पे काफ़ी केओस था। फ्रैंक डिकोटर एक राइटर हैं, काफ़ी बड़े राइटर हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से आर्काइवल रिसर्च किया है, किस तरीके की यातनाएं और किस तरीके का वो जो सिविल वॉर था कितना भीभत्स था। सही। 39 में जब वॉर शुरू हुआ, कोशिश ये हुई कि माओ जेडोंग, क्योंकि जापान उस समय काफ़ी आक्रामक था,
39 के बाद जब जर्मनी का यूरोप और यहाँ पे एशिया पैसिफिक में जापान, तो वहाँ पे अमेरिका ने, जब अमेरिका शामिल हुआ युद्ध में 41 के बाद, पर्ल हार्बर के बाद, तो अमेरिका ने, इवन ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे था उस समय, साउथ ईस्ट एशिया तक फ्रांस और ब्रिटेन तो थे, तो वो चाहते थे कि माओ जेडोंग के बीच और जो चियांग काई शेक हैं उनके बीच उस समय तक कम से कम ट्रूस रहे जब तक जापान से निपट ना लिया जाए। मित्र राष्ट्र ये चाहते थे हाँ, कि तब कि तक चीन कम से कम एक साथ मिलके जापान से लड़े पहले, क्योंकि चीन एक पक्ष था युद्ध में, इंडिया का भी नहीं था। मैं इंडिया का कंटेक्स्ट इसलिए देता हूँ क्योंकि वी बेटर नो इंडियन हिस्ट्री। तो चीन लेकिन हमेशा से एक पक्ष था वॉर में, एक अलाइड पावर्स के साथ। 43 के आसपास तक तो बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि उन्होंने सिविल वॉर पे कुछ समय तक हॉल्ट लगाया माओ जेडोंग ने, और क्योंकि कोऑपरेशन उस समय सच में ज़रूरी था, क्योंकि जापान ने 1931 में मंचूरिया पे शासन किया, उसको कब्जा किया था। 45 के आसपास जब जापान ने सरेंडर किया और उसके बाद जब अलाइड फोर्सेस तो वहाँ से हट गई, जापान, और उनका ध्यान था जापान पे, ताइवान आ गया उस समय चियांग काई शेक के, यानी आरओसी के पास। अच्छा, 45 में, ओके। तो 95 से लेके 45 तक इट वाज अ रिकवरी रीजन, हमेशा से जापान के पास था। 45 से लेके 49 तक फिर से वहाँ पे वॉर, सिविल वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही सिविल वॉर शुरू हुआ, और वो सिविल वॉर फिर 4 साल में पूरी तरह से निश्चित हो गया था कि वो जनरली आपके जो माओ जीतेंगे, और उन्होंने रिट्रीट किया सदर्न चाइना में, नानकिंग के आसपास, और धीरे धीरे करके वो ये शहर हारते गए, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर इस तरीके से होता था कि सिटीज़ बाई सिटी वो चियांग काई शेक एक शहर हारते जा रहे थे, साउथ की तरफ अपना उनका प्रभाव सीमित होता चला गया। जा रहा था। 10 दिसंबर जहाँ तक मुझे याद है डेट था। अच्छा, 49 में वो रिट्रीट कर गए ताइवान, जिसको फॉर्मोसा बोलते थे। हाँ, पहले उसका नाम था फॉर्मोसा द्वीप, हमेशा से फॉर्मोसा बोलते थे, क्योंकि वो इंडिजिनस ट्राइब्स थी, इनकी लैंग्वेज भी थी। करीब 5 लाख उनके पास सोल्जर थे लॉयल, और जितना भी रिजर्व था गोल्ड उसको लेके वो निकल गए ताइपे। इनफैक्ट मैं आपको टोक के बोल रहा हूँ, फॉर्मोसा मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, आज़ाद हिंद फौज लड़ रही थी तो वो फार्मोसा द्वीप पर भी जाते थे। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस की जिस जहाज़ की बात होती है आखिरी बार देखे गए, वो ताइपे में ही था जो आज ताइवान में है, लेकिन तब वो फार्मोसा का हिस्सा था। हाँ, तो उससे भी याद आता है हमेशा से उसको फॉर्मोसा, सही। अब तो फॉर्मोसा और ताइवान बोलते हैं जब कभी कोई तो आप कह रहे हैं चियांग काई शेक अपना जो भी बचा खुचा मामला था समेट के सब अपनी दुकान, फाइनली वो ताइवान में आके बैठ गए 49 में, 10 दिसंबर, मतलब दिसंबर के आसपास। ठीक। आरओसी की स्थापना, आरओसी, अब देखिए जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जब चियांग काई शेक ताइवान गए तो रिपब्लिक ऑफ चाइना भी ताइवान चला गया, यानी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकार थी, उसको आज तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ही जाना जाता है। मतलब पहले इतना बड़ा था रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब इतना हो गया। हाँ, और वो शायद उसके बाद भी आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन में जनरली रिपब्लिक ऑफ चाइना ही, यानी ताइवान जो अभी छोटा सा कंट्री है, 71 बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। आपको ये जान के हैरानी होगी। हाँ, बहुत आप कम तो लोग पढ़ते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है जो आप बता रहे हो, तो मैं चाहूँगा बताओ थोड़ा। हाँ, मैं उस पर सीक्वेंसली हम बात करेंगे। हाँ, जैसे मैं 49 में अभी हूँ, तो मैं 49 का बता रहा था कि जब चियांग काई शेक वहाँ पे गए, माओ जेडोंग की गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे, उन्होंने स्थापना करी पीआरसी की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक तरफ आ गया चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दैट इज़ कम्युनिस्ट चाइना, एंड जो ताइवान में है, जो चियांग काई शेक और उनके साथ जितने भी लॉयल सोल्जर और जितने भी लोग गए वहाँ पे, वो हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ से 2 रीजन हमेशा के लिए अलग हो गए। और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में ये सब चीज़ें जो हुई, फिर ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश, ताइवान को सपोर्ट जो अमेरिका का रहा। 71 तक देखिए कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट तो ऑफ कोर्स नहीं था, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें सोवियत रूस था, चाइना था, नॉर्थ चाइना यानी सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उस समय तक तो मल्टीलेटरल फोरम्स में जनरली सपोर्ट नहीं करते थे कम्युनिस्ट पार्टीज को। मोटा माटी ये है कि पश्चिमी देश इस वाले चाइना को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया बहुत समय तक। 71 तक, क्योंकि बहुत समय तक डिप्लोमेटिक चैनल्स से बात हुई, जो भी हुआ बैक चैनल डिप्लोमेसी। 71 में जाके ताइवान जो आरओसी है, क्योंकि आरओसी को वहाँ से निष्कासित कर दिया यूएन से, तो जो यूएनएससी की सीट की बात होती है हमेशा कि वो किसके पास थी, वो ताइवान के पास थी 71 तक। ओके।
हमेशा से वो 47 48 के बाद परमानेंट सीट जो है वो अभी यूएन वाली वो हमेशा वो थी इस वाले चीन के पास जो ताइवान है ताइवान है बेसिकली, अभी, और वो 20 साल तक उसके पास रही। पास रहा, और उस तरीके से उसको सपोर्ट भी था वेस्टर्न पावर्स का, जब तक कि अमेरिका और जो निक्सन गवर्नमेंट थी, किसिंजर, हेनरी किसिंजर का दौरा हुआ। उस समय हमारे यहाँ बांग्लादेश वॉर चल रहा था, बिल्कुल। देखा हुआ कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते कितने खराब उस समय थे, आज तो हम देख ही रहे हैं आज फिर से खराब हो गए। फिर खराब हो गए। तो जो 71 में रेप्रोचमेंट हुआ, उसको मानते हैं कि अमेरिका ने चाइना की ओर जो सीसीपी है, मेनलैंड चाइना जो अभी है, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको रिकॉग्नाइज किया, यानी यूएनएससी की जो सीट है अब वो कम्युनिस्ट चाइना के पास है। फाइनली दोस्ती का हाथ बढ़ाया हाँ और मान लिया कि आप ही असली चाइना हो, आपको हम मान लेते हैं, ये सीट आपकी बनती है। हाँ, और उनको जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था उससे अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। देखिए, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी है कि आप एक ही चाइना को मानेंगे, अगर चाइना को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यहां से आती है वो वन चाइना पॉलिसी, हाँ, जिसको चीन पूरी दुनिया में कहता है कि इसे मानो तब इसे बात मानो करेंगे। तब बात करेंगे, और वो इंडिया ने तो 49 में ही मान लिया लिया था। वो इंडिया का अलग हालांकि तब इंडिया ने ये नहीं कहा कि वन इंडिया भी मानो। अब वो पता नहीं क्यों नहीं कहा, शायद वो यूएन में विवाद था उस समय। हमने वरना वो कश्मीर वाले मामले पे कभी ये नहीं कहते कि हम नहीं मानते। वो नेहरू जी के समय पता नहीं किस तरीके से उन्होंने डील किया, बट इट वाज नॉट अ गुड डील, आई वुड से, और उस पर काफ़ी लोगों ने लिखा पढ़ा। लेकिन ठीक है, वो ताइवान के केस में ठीक है। इंडिया और चाइना का केस अलग है, वो काफ़ी बड़ी डिप्लोमेटिक। पर मैं यहाँ रोक के पूछूंगा, ये दो चीन थे, 71 तक तो दुनिया में एक डिलेमा था ही ना, कम से कम। जब पश्चिमी देश मान ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं असली चीन तो वो है जो छोटा वाला है, ताइवान वाला। तो इंडिया क्या कर रहा था? क्योंकि इस दौरान अगर मैं देखूं 47 के बाद हम दोनों में से किसी धड़े को ज्वाइन भी नहीं कर रहे थे, ना पश्चिम वाले को कर रहे थे, ना सोवियत वाले को कर रहे थे। चीन में नेहरू के संबंध माओ से बहुत अच्छे थे, उसके पहले कोमिंतांग पार्टी से भी अच्छे थे। हम बेसिकली किस वाले को सपोर्ट कर रहे थे? प्री इंडिपेंडेंस जो इंडिया के संबंध थे चाइना के साथ, यानी आरओसी के साथ, जी वो भी काफ़ी अच्छे थे। बिल्कुल। 31 में जब वहाँ पे जापान ने चांग हमला काई किया, शेक से। तो नेहरू जी, मतलब जो कांग्रेस थी उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने सपोर्ट भेजा, डॉक्टर्स की टीम भेजी, यानी वो क्योंकि एंटी कॉलोनियल फोर्स थे दोनों, मानते थे कि हमें एंटी एम्पीरियल और एंटी कॉलोनियल हैं, तो उस तरीके का बॉन्डिंग हमेशा से था। 42 में चियांग काई शेक, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इंडिया आए थे। 47 में एशिया अफ्रीका रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ इंडिया में, जो ICWA ने कराया था। तो उस समय जो एंटी कॉलोनियल एक फीलिंग था, वो तो जनरली एशिया में था ही। चाइना को भी उस समय उसका पार्ट माना जाता था। 49 में जब CCP आई, मैंने बताया आपको 10 दिसंबर को वो रिट्रीट किए थे। जी। मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 14 या 15 दिसंबर को नेहरू जी ने, उस समय नेहरू जी मतलब अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे 49 में, जब चुनाव हुए नहीं थे देश में, बट वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, वही विदेश मंत्री थे। उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, CCP को, अपनी तरफ से। और ये एनेक्डोट विजय गोखले सर ने अपनी बुक में लिखा है, और मैं भी काफ़ी मतलब, क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जैसे हम देखते हैं तो हमेशा गिव एंड टेक जो मामला है वो है। आप जब किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो यू आस्क फॉर समथिंग, एटलीस्ट फेयर चांस आप चाहते हैं कि हमें मिले। जैसे कि चाइना को जब रिकॉग्नाइज किया इंडिया ने, तब इंडिया ने अपनी तरफ से यूनिलेटरली उसको रिकॉग्नाइज किया विदाउट आस्किंग चाइना। और उसको जब रिकॉग्नाइज किया, तब जब KM पानिक्कर साहब थे वहाँ पे, तो जब चाइना को रिकॉग्नाइज किया तो उसके मतलब दिसंबर में, और चाइना ने बोला ठीक है, आपने रिकॉग्नाइज हमें किया, अब हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, बात करते हैं 14 जनवरी को। ऐसा उन्होंने डेट दिया, 14 या 12 जनवरी। यानी आप समझिए कितना रेयर प्रैक्टिस है। मैं अगर आज के कंटेक्स्ट में समझाऊँ तो जैसे तालिबान अभी आया है अफगानिस्तान में थ्रू सिविल वॉर, अगर हम माने तो तालिबान चाहता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें, और उसके एवज में वो हमें कुछ लेवरेज देगा, बिल्कुल किसी भी तरीके से। अच्छे संबंध भी लेवरेज है अपने आप में, और कोई विवाद ना हो। इवन हम कश्मीर पे भी सपोर्ट मांग सकते हैं कि आप एटलीस्ट UN में अगर आप जाते हैं तो हमें उस तरीके से। हाँ, 14 जनवरी को जब बुलाया 1950, तो तब चाइना ने अपनी तरफ से शर्त रखी। मतलब ये दिस इज अ वेरी रेयर प्रैक्टिस कि आप किसी नए, अपर हैंड हमारा था, हाँ, कि और आप शर्त रख रहे थे वो, क्योंकि उस समय आप काफ़ी बड़ी पावर थे। इंडिया उस समय वाज द 3rd लार्जेस्ट पावर। आप एज इकोनॉमिकली 4th 5th
पायदान पे था। और जैसे पश्चिम भी मान रहा था, संयुक्त राष्ट्र में आपकी ताकत थी, हमारे लीडर्स को सब एक्सेप्ट कर रहे थे। उस समय माना नहीं और मांगा भी नहीं हमने कुछ, और हमने जनरली चाइना ने बोला कि वन चाइना पॉलिसी को आप, क्योंकि उसने उस समय तक इस बात को समझ लिया था कि अगर इंडिया मतलब इंडिया कोई भी नेशन अगर हमें रिकॉग्नाइज करना चाहते या हम किसी को रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको हमसे वन चाइना पॉलिसी मानना वन पड़ेगा। चाइना मानो आप, यानी दिसंबर से लेकर जनवरी तक एक तो पर्सन नॉन ग्रेटा होगा जितने भी डिप्लोमेट्स थे हमारे वहाँ पे, और उसने हमें रिकॉग्नाइज किया इन जनवरी। और दिस इज़ अ वेरी रेयर प्रैक्टिस। हमने पहले मान लिया, उसने बाद में। हाँ, और ये इसलिए हालांकि कश्मीर वाला इशू उस समय इतना कॉम्प्लेक्स था कि हमने यूएन में अपील किया था, तो वो उस तरीके से हम उसको नहीं तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत जल्दी दिखाई है हाँ, ताइवान और चीन को चुनने में, मतलब इस चीन या उस चीन में से हमने तय किया कि माओ जेडोंग वाला चीन असली चीन है। हाँ, और हमने चाइना के साथ जल्दबाजी उस 1950s के समय में चियांग काई शेक ने आई थिंक 1969 की बात कर रहा हूँ मैं, 69 के समय उन्होंने बोला था कि आप, उस समय तो इंदिरा गांधी जी थी, कि आप हमें रिकॉग्नाइज़ कीजिए, क्योंकि उस समय वो रिकॉग्नाइज था, यूएन में था ही, और हम आपका जो बाउंड्री इश्यूज़ हैं उसको हम मतलब अच्छी तरीके से, मतलब हम आपको कंसेशन देंगे, उसमें बाउंड्री इश्यूज़ हैं और सेटल कर लेंगे। ये बहुत सीक्रेट चैनल के जरिए। और आई थिंक 1955 के समय टोक्यो में भी एक मीटिंग के लिए उन्होंने आग्रह किया था कि आप अभी, क्योंकि उस समय ताइवान का जो पोजीशन है आज की तरह नहीं था, उस समय इट वाज अ पावरफुल नेशन, अगर आप उसका इन्फ्लुएंस देखें, ठीक है, तो इंडिया के, लेकिन इंडिया का पक्ष था कि हम चाइना को ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं, तो इंडिया ने हमेशा से उसको सपोर्ट किया। सही है। तो कुल मिलाकर फिर इस तरह से ताइवान की शुरुआत होती है, और फिर उसका मुझे थोड़ा सिस्टम समझना है ताइवान का, क्योंकि चीन के सिस्टम को मोटा मोटी लोग समझते हैं, फिर भी कम ज़्यादा जो भी, कि चीन में एक ही पार्टी की सरकार है, जबकि ऐसा है नहीं, कई पार्टी हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी तो है डिफेक्टो। बिल्कुल, उसी के अंदर चुनाव होते हैं, उसी से राष्ट्रपति निकलते हैं, वही लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सब वही होते हैं। ताइवान का हिसाब किताब क्या है? 49 में जब ताइवान मतलब चियांग काई शेक रिट्रीट किए, 47 में एक संविधान आया था चाइना में, आरओसी का संविधान, और तो वही अभी तक मतलब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया उसको 49 के बाद भी। उसकी इमरजेंसी जो मिलिट्री रूल था उन्होंने उसको 87 तक, 49 से लेके 87 तक हटाया नहीं, और वो एक मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था। अच्छा, मतलब आप मान के चलिए 87 तक, उस समय उन्होंने फिर मिलिट्री रूल हटाया, क्योंकि उसके पहले का पॉलिटिकल सिस्टम था ही नहीं, इट वाज एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो चियांग काई शेक उनके फिर जो बने लीडर थे, हाँ, वो 87 के बाद 92 में एक्चुअली कंसेंसस हुआ, 1992 कंसेंसस चाइना के साथ, तो वो उन्होंने माना उस समय, तो क्योंकि केएमटी की गवर्नमेंट ही थी ताइवान में, कि हम चाइना वन चाइना पॉलिसी को हम जनरली मतलब अपोज नहीं करेंगे, और हम इंडिपेंडेंस नहीं अपना डिक्लेयर करेंगे। उन्होंने 1992 में ये माना। और केएमटी जो है कुमिंतांग, हाँ, जो अभी आप देखेंगे उसको, तो अभी वो प्रो चाइना है, तो इट्स वो काफ़ी बड़ी विडंबना कि जो उससे लड़े आज वो ये प्रो चाइना पार्टी है ताइवान उनका में। जो पॉलिटिकल रेटोरिक है वो भी चाइना के साथ ग्रेटर इंटीग्रेशन की मांग करता है। कैसे हुआ ये? 92 में उन्होंने ही कंसेंसस किया था, उस समय गवर्नमेंट में वो थे। अब 96 में चुनाव शुरू हुए, पहला जो चुनाव हुआ, काफ़ी समय तक वो लोग गवर्नमेंट में है, लेकिन अभी जो अब उनकी जो पार्टी है डीपीपी, डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो उन्होंने मतलब साई इंगवे करके एक लेडी थी 2016 में, उनके समय से ताइवान और चाइना के जो संबंध है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। उसके पहले ताइवान और चाइना के बीच में इंटीग्रेशन ठीक ठाक है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। मैं अभी ताइवान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो जनरली प्रेसिडेंशियल है, मैं उसको अभी एक शॉर्ट नोट के बाद आपको बताऊंगा। लेकिन ताइवान और चाइना का जो इंटीग्रेशन है बहुत ज़्यादा है, बिजनेस के लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे, इवन सोसाइटी के लेवल पे। तो जो केएमटी है वो चाहता है, मतलब हमेशा 1992 कंसेंसस किया वो हमें, वो क्योंकि 49 के बाद भी केएमटी ने कभी मेनलैंड चाइना हथियाने का उम्मीद कभी छोड़ा नहीं उसने। उसको हमेशा से था कि वी आर द चाइना, वी आर द चाइनीज़ पीपल, और आज नहीं तो कल
हम जो जाएंगे। चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है हम उसको अपरूट करके हम जो आरओसी है उसकी स्थापना करेंगे। तो अच्छा। उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो कभी अलग ताइवानीज आइडेंटिटी बनाना कभी नहीं रहा। वो हमेशा से इस बात को मान के चला कि अभी हम वनवास में हैं, आज नहीं तो कल हम वापस उस पर कब्जा करेंगे। पहुंच और वो जाएंगे। 20 साल तक उसको ये स्वप्न देखता रहा वो कि हाँ ये संभव है। उसके बाद जब ये चीज़ें हुई 71 में, फिर 79 का ताइवान रिलेशन एक्ट आया यूएस में, फिर उसको समझ आया कि अब हम आइसोलेट होने लगे हैं। डेमोक्रेसी आई, डीपीपी की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने इस बात को बहुत पावरफुल तरीके से रखा, बहुत कॉन्फिडेंस से रखा कि हम वी आर द ताइवानीज पीपल एंड ताइवानीज आर नॉट चाइना। क्योंकि पीढ़ी भी बदल गई थी दरअसल, हाँ है ना? हाँ, मैं ये क्योंकि आप देखिए 90s के बाद यानी जनरली जो आज का उनका जनरेशन है उसने डेमोक्रेसी के अंडर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। प्रॉस्पेरिटी के बाद भी डेमोक्रेसी की एक नीड उनको लगी 90s में। तो अभी जो परसेप्शन है 92 के आसपास एक सर्वे मतलब है तो वो बताते हैं कि 92 के आसपास अराउंड 24% लोग ही मानते थे अपने आप को ताइवानीज। अब वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन द लास्ट जो डिकेड है उसमें तो और तेज़ी से, जब से सी जिनपिंग आए हैं वहाँ पे और जो रिटोरिक है, मिलिट्री एग्रेशन है, उसकी वजह से और ज़्यादा ताइवानीज आइडेंटिटी सॉलिडिफाई हुई है। तो अब लोग मानते हैं कि हम ताइवानीज हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ इतना दिलचस्प खेल हुआ है कि कोमिंतांग पार्टी जो कभी चीन पर काबिज थी वो आ गई ताइवान में। लेकिन उसने ये सपना रखा कि एक दिन ये ताइवान और वो चीन एक हो जाएंगे और हम उस चीन को भी अपने कब्जे में कर लेंगे वापस जैसे था। लेकिन जो डीपीपी है और जो नए लोग हैं उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि अब ना इस चीन से हमारा कोई लेना देना है, हम ताइवानी लोग हैं, अलग से रहेंगे, अपना सिस्टम अलग है। पर अब सपना देखता है चीन और वो कम्युनिस्ट कि किस दिन ताइवान हमारे मिल जाएगा, हम उसे भी कब्जा लेंगे। वो सपना दोनों देख रहे थे, वो 49 के बाद दोनों ही देख रहे थे। आरओसी को सपोर्ट था, चाइना के पास पावर था, मतलब पॉपुलेशन थी, इकोनॉमी थी, सोवियत रसिया था, और आरओसी को सपोर्ट था यूएस का बहुत समय तक, बिल्कुल मिलिट्री सपोर्ट था। इवन एक समय तो जब 55 के और 58 में जब क्राइसिस आया तो आइजनहावर सोच रहे थे कि चाइनीज़ सिटी पे हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं क्या। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने ताइवान को लेकर सेंसिटिविटी दिखाई थी कि ताइवान जो है वो क्या बात है। मतलब आप देखें जो कोल्ड वॉर आप देखेंगे तो उस समय कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में जो लड़ाई थी उसमें ताइवान भी एक पार्ट था, क्योंकि ताइवान वाज नॉट कम्युनिस्ट, एटलीस्ट अथॉरिटेरियन था, बट वो उसका फ्री ट्रेड और कम्युनिज्म से उसका बैर तो था ही, वो तो दिख ही रहा था, सिविल वॉर के बाद फ्री आया था। इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, वो उस पर विश्वास रखता तो था। वो मान रहे थे कि ताइवान को है वो जनरली इट्स अ बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, एटलीस्ट कैपिटलिज्म इन ईस्ट एशिया। हाँ, उस समय जापान ऐसे इनके घिरे हुए बीच में एक ताइवान। तो ऐसा ना हो कि चाइना के कब्जे, वो 49 के बाद से ही कि चाइना के कब्जे में चला जाए। अब वो जो ख्याल है जो अभी तक उस चीज़ को वो मानते हैं कि ताइवान नाउ इट्स अ डेमोक्रेसी, फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी, तो मानते हैं कि अभी भी ताइवान को सिक्योर रखने की ज़रूरत है कि वो कम्युनिस्ट चाइना के अच्छा, वो एक पुराना बर्डन है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं। हाँ, कोल्ड वो वॉर पश्चिम का एक पुराना बोझ है जो पश्चिम के अब के नेताओं को भी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारा दोस्त था जो कम्युनिज्म के गढ़ के बीच में झंडा उठाए खड़ा था, तो भाई अगर अब भी इस पे कोई मुसीबत आती है तो हम उसे बचाएंगे। और वही वो पुराने पैक्ट हैं हाँ जिनके कारण ताइवान अभी तक अपने आप को महफूज मानता था। लेकिन अभी थोड़ा सा एक खदबदाहट है, एक इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं अमेरिका आएगा या नहीं आएगा। अमेरिका ने कभी देखिए क्या हुआ कि 71 में पहले उसको अनसीट किया यूएन से। बिल्कुल 7-8 साल तक उन्होंने जो भी उनका डिस्कशन हुआ, जो भी जिस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, 79 में एक एक्ट आया ताइवान रिलेशंस एक्ट। ताइवान रिलेशंस एक्ट में ये बात, क्योंकि यूएस मान चुका था वन चाइना 72 के समय जो रेप्रोचमेंट हुआ, तो उस एक्ट में उन्होंने, एक्ट जनरली कांग्रेस में आता है यूएस के, तो प्रेसिडेंट का पावर वैसे भी काफ़ी उसको लेकर कम रहता है कि वो उसको कितना चेंज कर पाएगा। तो ताइवान रिलेशन एक्ट ने कभी ये नहीं बोला कि हम आएंगे ताइवान की रक्षा के लिए हमेशा, बट वो स्ट्रेटजिक एम्बिगिटी एक हमेशा रखता है। इस तरीके का वो दिखाना चाहता है कि हम आ भी सकते हैं और क्या पता ना और भी नका पता ना भी आए। इससे दोनों लोग डिटर रहते हैं इस तरीके से कि ताइवान ना तो फुली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर पाता है और चाइना ना पूरी तरह कब्जा करता है। ना चाइना इन्वेट कर पा रहा है, क्योंकि यूएस ने तो कमिट किया है वन चाइना पॉलिसी, और
उसने ये भी कमिटमेंट किया है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो उस तरीके से वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे उसमें, और काफ़ी पहले इंटरेस्टिंग अंग्रेज है। और अब अमेरिका। हाँ, पूरी दुनिया में कैओस। अमेरिका का जो नेचर है वो, जो डोनाल्ड ट्रंप पहली बार नहीं है कि जो स्थिति बदलते हैं। अच्छा। उसके यहाँ प्रेसिडेंट आने से चीज़ें बदलती हैं। रेडिकली बदल जाती, क्योंकि दो ही पार्टीज़ हैं, दोनों के बहुत ही बिल्कुल आप देखें डिफरेंट परसेप्शंस हैं चीज़ों को लेकर। तो ताइवान को लेकर अगर, तो वो तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि अमेरिका का इंटरेस्ट किस में है। हम्म। तो ताइवान अभी क्या फील कर रहा है, हाँ, बट ये है कि चाइना की वजह से जो अग्रेशन है अभी, तो उसकी वजह से अब ताइवान नोटिस अब ज़्यादा लोग कर रहे हैं। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि अचानक से, मतलब ये तो मेरी समझ में आ गया कि 92 तक फिर भी मामला ठीक था चीन और ताइवान का, और ये भी समझ में मुझे आ गया कि डीपीपी के आने के बाद थोड़ा सा मामला अब जो है गर्म होने लगा है, हाँ। क्योंकि एक पूरी जनरेशन बदल गई है और वो चीन से डरती नहीं है और ना उसे चीन से कोई लगाव है, भले ही वो मूल रूप से चाइनीज़ लोग ही हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मैं चाहूँगा लोग उसे देखें और समझें कि जो ताइवान की आज की पीढ़ी है वो चीन के बारे में कैसे सोचती है, उसका नज़रिया कैसे बदला है, और वो गर्व करती है हम ताइवानी हैं भाई, हम नहीं जा रहे वापस, ना हमें चीन चाहिए। पर अब मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो 1-2 दशक से थोड़ी तलखी बढ़ी है चीन और ताइवान के बीच में, क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, और सामरिक दृष्टि से ये कितना गंभीर हो गया है? डेमोक्रेसी आने के बाद तो सिस्टम दोनों अलग अलग हो गए, और चाइना क्योंकि जो अथॉरिटेरियन पावर है वो ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा कोई डेमोक्रेसी फ्लरिश करे। वो भी तब जब जो कि ब्रेक अवे रीजन मानता है, हांगकांग या मकाऊ की तरह नहीं जो वन नेशन टू सिस्टम के अंतर्गत रहे। ताइवान इज आउटसाइड, तो अगर ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू रख रहा है तो ये चाइना के लिए 19वीं सेंचुरी अगर आप देखें चाइना में, तो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। हाँ। और वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन ख़त्म नहीं, बट वो सेंचुरी एंड हुई थी ताइवान के जापान के पास जाने के बाद, यानी 95 में। अब चाइना का जो ऑब्सेशन है हिस्ट्री के साथ हमेशा, तो आप देखें, अगर आप उसके रिपोर्ट्स वगैरह देखें, उनकी स्पीचेस देखें, हमेशा वो मेंशन करते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। इट वाज अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर अस, पर हमने अब सब ठीक कर दिया आफ्टर कमिंग ऑफ द माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन उनके मन में ये बात हमेशा है कि ये जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है वो ख़त्म तब होगा जब ताइवान वापस आ जाएगा, क्योंकि ये वही पार्ट है 95 के बाद से लगातार ताइवान एज ए रेनेगेड प्रोविंस वो हमेशा अलग ही रहा है। तो उनके लिए ये एक ईगो की बात बोल सकते हैं, नेशनल ईगो, कमिटमेंट की बात बोल सकते हैं, सीसीपी के लिए अपने लोगों को डिलीवर करने के लिए। पार्टी प्लेजेस होते हैं, पार्टी प्लेजेस होती हैं, उसमें वो ताइवान को, और ताइवान ऐसा नहीं कि वो कभी कभी बस मिलिट्री अग्रेशन में दिखता है चाइना के, वो आप वो पार्टी स्पीचेस होंगी, प्लेजेस होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे ताइवान का मेंशन है कि ताइवान को एक दिन चाइना के साथ मिला लेना है हमें। तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ताइवान के मामले में। आपने किताब में लिखा भी है अपनी कि 3 लिहाज से इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए ताइवान: पॉलिटिकल, कल्चरल और मिलिट्री डायमेंशन इन क्रॉस स्ट्रेट रिलेशनशिप। इसलिए भी चाहे उसके संविधान में हो, चाहे पार्टी के प्रोग्राम्स में हो, और चाहे उसकी विदेश नीति में हो, ताइवान कहीं भी एटसेट्रा नहीं है, बल्कि बड़ा फोकस्ड है। वो मानते ही नहीं है कि ताइवान इज़ अ डिफरेंट कंट्री। उन्होंने कभी उसको मान्यता उस नहीं तरीके दी। से मान्यता नहीं वो दी। धंधा करेंगे उनके साथ। हाँ, वो उनका सामान खरीदते हैं, उनका सामान खरीद के उस पर अपना ठप्पा भी लगा लेते हैं और दुनिया में बेचते हैं। ताइवान काफ़ी क्यूरियस केस है, मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, हमने देखा 60s के बाद हमारा फिर अब जो सोसाइटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। हम मान सकते हैं कि अब हमारे बीच में ट्रेड सोसाइटी के लेवल पे जो एक्सचेंज है बहुत कम है, होता भी है तो कितना ज़्यादा विवाद है उस बात पे। ताइवान और चाइना में ऐसा नहीं है, ताइवान और चाइना की सोसाइटी हमेशा ही एक रही है। मैं एक समय हांगकांग में था इसी साल फरवरी में, उस समय क्योंकि वहाँ ताइवानीज़ भी काफ़ी लोग थे, तो क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के इशू को कि क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है तो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, ताइवानीज़ के लिए, इवन चाइनीज़ के लिए, जो अभी मेनलैंड चाइनीज़ हैं, उनके लिए वो इशू इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। मतलब जैसे हमें शायद कोई पाकिस्तानी मिले तो हम उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बात करें कि क्या है कैसा है, पर ताइवानीज़ के लिए मैंने उनको मेंशन भी किया कि आप पे तो ये लोग हमला करने वाले हैं, बट उनको शायद इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सेंसिटिविटी है। बट कि अगर हम ताइवान के पार्ट हो भी, चाइना के पार्ट हो भी गए तो क्या, तो अच्छा। हम तो चाइनीज़ हैं ही। कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हो गया।
उन्हें, क्योंकि वो मिलिट्री डायमेंशन के तरीके से भी आप देखेंगे तो जनरली लेकिन एक तरफ फिर आप ये भी कह रहे हो कि जनरेशन चेंज आ गया है, सदी बदल गई है, सरकारें बदल गई हैं, सोच बदल गई है, तो वो अपने आप को अलग मानते हैं। वो मानते तो हैं। ये फिर मैं कैसे मान लूं कि अगर चीन का हिस्सा हो भी गए तो क्या? मैं उस एंगल की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री डायमेंशन की नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों के जो बीच में एक्सचेंज है वो इतना ज़्यादा फाइन है, इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड है वो सोसाइटीज़, कि अभी भी वो इतना अलग नहीं मानते हैं। आप देखेंगे एक शेंज़ेन, उनका जो एसईजी था पहले, सबसे पहला जो एसईजी हम सुनते हैं अभी इंडिया में बनते हैं, स्पेशल हाँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन। इंडिया ने भी बनाया आपको, तो हांगकांग के पास है ना। तो शेंज़ेन जो प्रोविंस है, जो पहला वही था। हाँ, सी जिनपिंग थे वहाँ के प्रोविंशियल हेड थे। बिल्कुल, मेयर वेयर कुछ हाँ, बोलते हैं मतलब। और उस समय वहाँ पे एक दो आइलैंड है, किनमेन और मत्सू, बहुत मतलब आप देखेंगे 2 किलोमीटर दूर ही है शेंज़ेन से। मतलब आपको दिखता है, उनका स्काई लाइन दिखता है, और यहाँ से चाइना का स्काई लाइन दिखता है, क्योंकि शेंज़ेन काफ़ी बड़ा शहर है उस साइड। मतलब शी जिनपिंग का शहर ताइवान की सीमा से दिखता है। अब मतलब सी जिनपिंग 87 में थे, मैं उस हाँ, तरीके फिर भी शहर तो है ही उनका भी। तो वो इतने क्लोज है, यानी 2 किलोमीटर वो दिख रहा है सामने। हाँ 55 में उस समय वहाँ पे सेलिंग भी हुई, काफ़ी कोशिश की गई। यानी ताइवान इज़ 180 किलोमीटर फार एट डिस्टेंस फ्रॉम द चाइनीज कोस्ट, लेकिन उसके जो दो आइलैंड हैं वो 2 किलोमीटर दूर हैं केवल। बहुत क्लोज है। हाँ, कि वो चाइना फिर भी उन पे कब्जा नहीं कर पा रहा है। उसके कई इंटीग्रेटेड रीजन है, जैसे कि वहाँ पे ट्रेड इतना ज़्यादा उनका होता है एक दूसरे के। वो नहीं चाहते कि हम अगर कभी ऐसा हुआ, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो हमारे एक तो बीच में दूरियां बढ़ेंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि सिविलियन लॉस होगा, दूसरा ट्रेड और बिजनेस को जो नुकसान होगा वो। तो इस वजह से वहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, चाइना इस बात का ख्याल रखता है। हाँ, चाइना इस बात का ख्याल। तो फिर ये क्या है कि वो ताइवान को बार बार जो वो थ्रेट होती है कि अभी वो जेट निकल के गए हमारे ऊपर से, और ये जो है बार बार हमारे यहाँ सैन्य अभ्यास करते हैं, हमारे गोल गोल आसपास घूमते रहते हैं, फिर ये क्या है? इंटिमिडेशन बोल सकते करते हैं। हैं। देखिए क्या हुआ कि अभी डीपीपी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने कोशिश की कि यूएस के साथ, इंडिया के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उनके साथ थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमी पे थोड़ा तो संबंध हो। जैसे इंडिया के साथ तो हम देखते ही हैं, और डीपीपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वोकल भी है अपने आप को लेकर के, वी आर नॉट ताइवानीज। लेकिन चाइना, यहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो जिम्मेदारी से पूरी चाइना के ऊपर है। आप समझिए उसको इस तरीके से कि एक तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको सक्सेसफुल करने की जिम्मेदारी चाइना पे है, यूएसए को थिएटर के बाहर रखने की जिम्मेदारी चाइना की है, रीजन में किसी भी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड और शिपिंग ना डिस्टर्ब हो, प्रभावित ना हो, वो उसकी जिम्मेदारी चाइना की है। जापान, साउथ कोरिया को किसी तरीके से इम्पैक्ट ना हो अगर शिपिंग प्रभावित होती है, फिलीपींस। और उसके साथ ही साथ ये जिम्मेदारी भी चाइना की है कि अगर हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है ताइवान के साथ और उनके शहर बर्बाद होते हैं, जो कि उन्होंने इतनी मेहनत से 60-70 साल में ताइवानीज ने अपनी कंट्री को इतना मेहनत से खड़े किया है और उस तरीके से उन्होंने प्रॉस्पेरिटी को अचीव किया है। तो अगर उन्होंने सपोज सिविलियन बॉम्बिंग, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग करी शहरों पे, तो वो तो फिर उस तरीके से ताइवानीज जो अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट भी बचा हुआ है तो अच्छा, वो भी खत्म वो हो जाए। खो देंगे। और अगर आज का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें आप मतलब गजा तो नहीं बना सकते ना उसको। ऑफ कोर्स उन्हें चाहिए प्रॉस्पेरस ताइवान, उन्हें जो कि चाहिए जो सेमीकंडक्टर बनाता चाइना रहे। को, हाँ, और जो चाइना को अपने तरीके से एम्ब्रेस करे। हाँ। ऐसा ना हो कि वो रेनेगेट प्रोविंस हमेशा से उसके मन में उस तरीके का घाव रह जाए कि चाइना ने हमें बर्बाद कर दिया। ये सारी मतलब ये सारी समझ के साथ चीन हैंडल कर रहा है। हाँ, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो ज्योग्राफी के साथ साथ वो लोग भी चाहिए। 23 मिलियन, 2 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है। अब 2 करोड़ की पॉपुलेशन को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते कि हमने ताइपेई पे हमला कर दिया या किसी इंडस्ट्रियल हब पे हमला कर दिया। उसका नुकसान चाइना को तो है ही, साथ ही साथ वो उनका जो परसेप्शन फिर क्रिएट होगा वो उस तरीके से चाइना हमेशा के लिए खो देगा ताइवान को। ये बात तो ताइवान को भी पता होगी फिर कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो फिर ये ताइवान जो तैयारियां करता है, जो अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, जो डीपीपी कह रही है हम लड़ने को तैयार हैं, हुंकार भरते रहते हैं, और अब तो मेरा ख्याल है ताइवान के जो युवा हैं उनको
मैंडेटरी शायद सेना के लिए भी कहा जाने लगा है। तो फिर जब ये सब उन्हें भी पता होगा, फिर क्यों तैयारी करनी है? क्योंकि तैयारी इसलिए कि अगर कल के दिन विदाउट स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग अगर एम्फीबियस इन्वेजन होता है और वो ताइपे में प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस के या फिर अर्बन वॉरफेयर के कू करवा दें, मतलब उनकी सपोर्ट तो है ही ताइवान में, सीक्रेट उनके काफ़ी ज़्यादा मिशंस भी चलते हैं, चाइना का स्पाइंग नेटवर्क तो काफ़ी है ही वहाँ पे। कल के दिन अगर कू करें या इवन अपनी एम्फीबियस आर्मी के साथ वो बीचेस पे आ जाएं, तो ऐसा भी नहीं है कि केवल स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग ही एक तरीका है, ब्लॉकेट कर सकता है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दे ताइवान का, एम्फीबियस इन्वेजन कर सकता है, ठीक है। उनके मिलिट्री एसेट्स को नुकसान, अगर मिलिट्री एसेट्स एक बार बर्बाद हो गए तो फिर तो वो आसानी से उसको, तो उस जो तैयारी है वो हमेशा से अज्यूम करके चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन तो वैसे भी अजम्पशन पे कि आज से 20 साल बाद ऐसा ना हो या 5 साल बाद ऐसा ना हो। 27 की तो डेट हम अभी सुन ही रहे हैं कि शी जिनपिंग। फिर शी जिनपिंग एक तो बहुत प्रो बिजनेस भी हैं, ये तो साफ दिखता है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी दिखाई देता है कि उन्हें अथॉरिटी का बड़ा चस्का है। जिस तरह से उन्होंने वहाँ हटा दी सारी लाइंस कि मैं तो हमेशा के लिए बना रहूँगा। तीसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं बार बार सेंचुरी ऑफ शेम, ये उनके मुंह से बहुत बार सुनने को मिलता है। जिस भी जगह वो संबोधित करते हैं वो चीन के पुराने इतिहास को याद करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम दुनिया से लड़ लेंगे, मतलब वो चीनियों को एहसास कराते हैं कि हम बनाम बाकी दुनिया। एक अजीबो गरीब तरह का नेता सामने आया है इस वक्त। मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या कभी शी जिनपिंग इतने अनप्रेडिक्टेबल वाकई हो सकते हैं कि 2027 ये वो हल्के में लेते रहे, करते रहे, वो करते रहे, एक दिन अचानक शी जिनपिंग जो है पुतिन टाइप कर दें, यूक्रेन पे ऐसे हुआ कर देंगे, वो हो भी सकता है। ये ताइवान सीरियसनेस है कुछ, सीरियसनेस, क्योंकि जब रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया तब शायद बहुत सारे लोग उसको नहीं अज्यूम कर वो तो जॉर्जिया पे कर चुका था पहले, जॉर्जिया मतलब, हाँ, और भी उसका, जगह कर हाँ, चुका था। चाइना ने भी किया चीन है, ने कभी नहीं हाँ, किया। चीन ने हमारे गलवान में किया था, वो तो नहीं वो वो ठीक तो है, हमारे साथ होता हाँ। रहा है, लेकिन कभी उसने ऐसे ताइवान पर कभी कोशिश नहीं की सीरियस, किसी पर भी नहीं किया। हाँ, उसने हमेशा दुनिया इंटिमिडेशन के किसी किया। हिस्से में सेना भी नहीं भेजी उसका रीजन है कि मिलिट्रीली उसको कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। ताइवान को बहुत मुश्किल है, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट, बिल्कुल इतना डिफिकल्ट है मिलिटरीली उसको कॉन्कर करना। आप समझिए कि रसिया यूक्रेन के साथ कंटीजियस बॉर्डर शेयर करता है। हाँ 3 साल आज हो गए लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहा है वापस। तो है। तो चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर फंस गया ताइवान में, और ताइवान यूक्रेन नहीं है, ताइवान के पास अपने खुद के इंडस्ट्रियल बेस है, पैसा है, लोग हैं, ये है, उसके पास आर्मी है, उसके पास वेपन्स है, सपोर्ट है। तो ताइवान में चाइना फंस जाए, ये जो डर है चाइना को, उसको डिले करता रहता है, और लॉजिस्टिक है ही नहीं उसके पास कि वो उसको कब्जा कर ले। तो ये हांगकांग की तरह फिर 1 कंट्री 2 सिस्टम क्यों नहीं कर देते? उन्हें इतनी लेवरेज भी देने को तैयार क्यों नहीं? चाइना तो है, चाइना चाहता है 1992 कंसेंसस के बाद भी। अच्छा, 2018 में, मतलब वो तो हमेशा निकाल, 2018 में एक डॉक्यूमेंट निकाला, उसमें भी वो बोलता है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम ऐसा कर लो कहता है। ताइवान तैयार नहीं है। ताइवान तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान जानता है कि जो हार्ड एंड हमारी डेमोक्रेसी है, सीसीपी का जो नेचर है, हांगकांग में तो अब डेमोक्रेसी को पूरी तरह से उसने कोशिश तो करी, उसके बाद जो अभी प्रोटेस्ट हुए थे। हाँ हाँ, और हांगकांग अब, जैसे आप इंडियंस लोग जाते हैं घूमने, मैं गया था यूनिवर्सिटी में किसी काम से, वहाँ पे अब एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। इवन दो हांगकांग अब तो अभी हम मानते हैं फ्री वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन अब मतलब वो जो लाइब्रेरियन थे वो भी उस तरीके से ही बात कर रहे थे कि आपका जो अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोल्ड वॉर के समय के, अब उन, क्योंकि वो जो लाइब्रेरी थी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी आर्काइव थे वहाँ पे, तो अब सीसीपी ने उस पे भी इतना कब्जा, मतलब उस तरीके से नकील कसी है कि हांगकांग की भी जो सेंसिटिव चीज़ है वो अब बाहर ना जाए। जनरली पहले हांगकांग जाते थे लोग पढ़ाई करने चाइना के बारे में, अब वो उस पर भी चाहता है कि ना हो। तो ताइवानीज को तो ये बात पता है कि जैसे हांगकांग का फेट हुआ, वो एक न एक दिन हमारा भी होगा। ओहो, तो ये दिखता है उसको मानना बहुत मुश्किल है उनके लिए कि 1 कंट्री 2 सिस्टम वर्क करेगा भी। तिब्बत के साथ ये हुआ, वो उस तरीके से चाइना काम भी नहीं करता। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 2021 में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के फॉर्मर कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने बयान दिया था, बड़ा मशहूर बयान है,
कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ताइवान पर तो फिर ये मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर ही हो जाएगी, है ना? ऐसा क्या है ताइवान में कि पूरी दुनिया लड़ जाएगी उसके लिए? ताइवान पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसा माना जाता है कि यूएस आएगा, आएगा, और ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। चाहे वो ट्रम्प हो जिन्हें नोबेल चाहिए। ट्रंप को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी 6 महीने हुए, उनका सेकेंड जो टर्म है अभी, वो तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। अभी उनके पास बहुत समय है, अभी बहुत समय है। और 2027 ट्रम्प के टाइम पे ही आएगा। हाँ 2000 तो ये इसको लेकर काफ़ी डिबेट है कि शायद ट्रंप का रवैया क्या है। बट जितना उस वहाँ पे यूएस को जाना नहीं है, यूएस से वो यूएस वहाँ पे है ऑलरेडी। यूएस को जाना नहीं, कहाँ से? ताइवान से। मतलब उसको अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज हाँ, नहीं करना है, वो है। वो ऑलरेडी वहाँ हाँ, पे वो है, तो वो वहाँ है। जापान में है और कोरिया में, उसको तो, और उसके लिए फिलीपींस। हाँ, अब फिलीपींस में काफ़ी, अब तो उनका पता नहीं कितना समय तक, उन्होंने 1991 के बाद वो चला गया था वहाँ से। लेकिन चाइना, यूएस वहाँ हमेशा से है। और ताइवान इतना आसान नहीं है यूक्रेन जितना कि आप उसको उसकी मर्जी पे छोड़ दें। ताइवान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, और अगर ताइवान फॉल होता है चाइना के हाथ में तो यूएस का तो हेजिमनी ख़त्म है वेस्टर्न पैसिफिक में। अगर वो ताइवान को नहीं बचा पाया तो बहुत संभावना है कि वो साउथ चाइना सी को भी ना बचा पाए, वो जापान की भी हेल्प ना कर। अगर क्योंकि चाइना जापान का अभी भी विवाद है बाउंड्री को लेकर, जो छोटे मोटे जो आइलैंड है उनको लेकर, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ। तो वो इतना आसान नहीं है कि यूएस इतनी आसानी से अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको छोड़ देगा। और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड ताइवान और जापान और जो वेस्टर्न पैसिफिक में उसके बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, उनसे बनता है। अगर वो ताइवान पे कब्जा कर लेगा चाइना तो उन बेसिस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा वहाँ पे, कि वो तो पूरी तरह से मतलब ये कह रहे हैं यूएस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। हाँ, इतना कोई यूक्रेन में कोई स्टेक्स नहीं थे जितने यहाँ पर बने। हाँ, यूक्रेन को अराउंड $350 बिलियन, हाँ, मतलब आप समझे $350 बिलियन हमारा बजट है करीब 7-8 साल का, और यूक्रेन को 3 साल में एक दूसरी, मतलब यूएस ने दिया है, दे दिया। तो जो कि बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ ज़रूरी है रसिया को कंटेन करने के लिए। सही बात है। तो क्या वो चाइना को कंटेन करने के लिए ताइवान जैसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगा? ताइवान के पास तो अपने लोग हैं, उसको तो सोल्जर्स भी नहीं चाहिए। तो है। अच्छा गौरव भाई, फिर ये बताइए एज इंडियन होने के नाते कि ऐसे तो मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे लोग ताइवान में हैं, हमारी कंपनीज बिजनेस करती है ताइवान के साथ, चीन से भी संबंध ठीक ही है हमारे। अगर ये हो गया जो आप कह रहे हैं कि ताइवान पर चीन एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन वो वाकई पहुंच ही गया दहलीज पर उसकी, भारत के बारे में आप जैसे लोग, आप जैसे विद्वान लोग कुछ तय कर पाए हैं कि भारत क्या करने वाला है? भारत, मैं बुक में भी भारत को सबसे निचले पायदान पर रखा है कि भारत कुछ करेगा। उसका रीज़न ये नहीं कि भारत चाहता नहीं है कुछ करना, बट उसके वो उसका दायित्व है नहीं। एक तो पहली बात, ताइवान को बचाना मिलिटरीली, मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है। डिप्लोमेटिकली तो इंडिया को आपने देखा होगा अभी तक वो काफ़ी ज़्यादा, तो हम ये कहेंगे कि युद्ध मत करो करता है। इंडिया ने 2012 के बाद वन चाइना पॉलिसी को मेंशन नहीं किया। हाँ, ये भी है। अब हम कह भी नहीं रहे हैं वो बात। ऐसा नहीं है कि इंडिया समझता नहीं है, वो जो डिप्लोमेटिक लूपहोल्स हैं उनको पूरी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान जैसे मैंडरिन की जो ट्रेनिंग होती थी बहुत समय तक, वो ताइवान में कराना, अभी शायद 1-8 महीने पहले वो फिर से चाइना शिफ्ट कर दी है। अच्छा। बट मैंडरिन की जो ट्रेनिंग हो रही थी बहुत समय तक, वो ताइवान में ही हो रही थी। जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं या जो बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं मैंडरिन सीखने, ताइवान ही जाते हैं, क्योंकि चाइना काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है उनके लिए एक्सप्लोर करना। वहाँ पे स्पाई नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो इंडियंस वहाँ आते भी हैं पढ़ने, तो उनके पीछे उन्हें फिर वो बढ़ सर्विलांस रहता है। तो ताइवान डिप्लोमेटिकली के साथ साथ इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा ये ताइवान के साथ, क्योंकि ईवी की हम बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर तो ठीक है, वो तो हम सब जानते हैं। बट जो चाइना का जो अभी डोमिनेंस है, हमने रेयर अर्थ में देखा, बट हमने क्या अभी ईवी में देखा है, जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी में चाइना का जो डोमिनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा उस तरीके से आप देखें, जो सोलर वेफर आते थे हमारे यहाँ, वो चाइना से आ रहे थे बहुत समय तक, अभी 1-2 साल पुरानी बात है। इतना ज़्यादा डोमिनेंस चाइना का ग्रीन एनर्जी पे, जिसको हम फ्यूचर मानते हैं। ताइवान उसमें हेल्प हमारी कर सकता है, क्योंकि हम तो मतलब
ठीक है, हमने भी प्रयास किया, हमने सोलर पैनल बनाए, पर मैं सोलर पैनल का कंटेक्स्ट ले रहा हूँ। अदरवाइज जो ग्रीन एनर्जी का एम्बेट है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, ताइवान उसमें हेल्प कर सकता है। ताइवान सेमीकंडक्टर्स में तो हेल्प किया ही, करता ही है। अभी तक शायद डिफेंस वेपन्स इंडिया ने बेची नहीं है, ताइवान को कोई बातचीत नहीं हुई, उसका कोई अभी शायद बहुत दूर तक अभी तो संभावना हमारा नहीं। मार्केट फिलीपींस में खुला है। हाँ, लेकिन फिलीपींस अगर हो सकता है तो ताइवान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर बात होती है ऐसा, तो ब्रह्मोस में तो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहेगा, गुंजाइश है। हाँ गुंजाइश है। और इंडिया के जो वेपन्स हैं, हम लोग बस जानते हैं अग्नि को, मतलब जो बड़े बड़े वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, एम का नहीं बन पाया, बट इंडिया के जो वेपन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कॉस्ट वाइज काफ़ी इफेक्टिव हैं, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी इफेक्टिव है। जैसे हमने आकाश का देखा, उस समय तक शायद ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत कम लोग आकाश के बारे में बात करते थे, SAM जो सरफेस टू एयर मिसाइल। आर्मीनिया को हमने बेचा, तो ताइवान को भी बेच सकते हैं। ताइवान के पास भी बजट कंस्ट्रेन है, सबके पास होता है, जो रैशनल कंट्रीज होती है। लेकिन ताइवान के जब अमेरिका से इतने अच्छे संबंध हैं, तो अमेरिका से सामान खरीदेगा, खरीदता है। वो हम पर यही निर्भर सबसे है। बड़ा एक रोड ब्लॉक होगा उसमें, कि अमेरिका नहीं चाहेगा, खुश तो नहीं होगा ऑफ कोर्स कि इंडिया से सामान खरीदेगा, बट हाँ अगर इंडिया उस तरीके से इन्वॉल्व होता है, जैसे क्वाड के समय जो कॉपरेशन चल रहा था, अब 2-3 महीने में जिस तरीके से डिरेल हुआ है इंडिया और US के बीच में कॉपरेशन, वो अभी तो क्योंकि हम मिडिल ऑफ इस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब डिबेट में तो है ही, कंट्रोवर्सी में जो चल रहा है, बट आगे जाके देखेंगे कि वो किस तरीके से प्ले आउट होता है, क्वाड पे उसका क्या असर पड़ेगा, फिर क्वाड पे क्या असर उस पर पड़ेगा। आऊँगा मैं, लेकिन ये बताइए कि ताइवान की फिर तैयारी क्या है, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली, जब उसे दिख रहा है कितना सब कुछ हो ही सकता है, वो कैसी तैयारी में बैठा हुआ है? ऐसे एज ए मिलिट्री जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो 2 तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब 2 तरीके से हम उसको समझते हैं। एक तो होता है डिफेंसिव, एक ऑफेंसिव। ऑफ कोर्स ताइवान इज डिफेंसिव फोर्स, उसको स्टेटस को मेंटेन करना है, ना कि उसको उसे चीन mainland को पे- नहीं जीतना हाँ, है। उसको चीन को नहीं जीतना, चीन को जीतना है। चीन को ताइवान जीतना है। सो द ओनर्स इज ऑन द चाइना, कि वो कब स्टार्ट करेगा और कब वो चाहेगा कि करना चाहिए। अब हो गया। ताइवान को पता है कि मैं इतना स्ट्रांग तो नहीं हूँ कि चाइना के साथ सही। हैंड टू हैंड मैं बैटल में जीत पाऊँ, इसलिए उसको एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी को उसने प्रिपेयर किया, जो जनरली करते भी हैं, जो वीकर पावर्स होती हैं वो एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी। क्या है ये? मतलब एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी ऐसे आप मान सकते हैं कि कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं, मतलब जो जिस तरीके से हेड टू हेड हम बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर उसको समझें, जबकि हम आपकी जो वीकर पोजीशंस हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा। एसिमेट्रिक वॉरफेयर कि हमें, आप जैसे अभी बहुत हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा, यूक्रेन के समय देखा कि ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा, बहुत चीप ड्रोन्स हैं, मतलब उन ड्रोन्स को अगर आप अपने मिसाइल से मारते हैं तो वो ज़्यादा खर्चा है मिसाइल का। एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफ़ी समय तक मतलब रहा, वो हमेशा से रहा, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अभी लोगों ने इस बात को समझा है, हमेशा, बट टेक्नोलॉजी चेंज होती रही है, ड्रोन का हम जानते नहीं थे। ताइवान को पता है कि हमें उस समय सिर्फ चाइना को रोकना है, प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट कहाँ करेगा वो? बीचेस पे, जो स्ट्रेच है 180 किलोमीटर का, वहाँ पे ताइवान कैसे प्रिपेयर कर रहा है? देखिए, प्रिपरेशन जब होगा तो उसको अजम्पशन करने पड़ेंगे, कई अजम्पशन उसको करने पड़ेंगे, तो उसने ये अज्यूम किया, सपोज अगर US नहीं आता है हेल्प के लिए, ऑफ कोर्स स्वाभाविक है कि वो उस तरीके से ही प्रिपेयर करेगा अपने आप को। वो ये मान के चल रहा होगा कि मान लो कोई नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हाँ। सबसे पहला जो उसमें आता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि क्या ताइवान के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा जब चाइना प्रिपेयर करेगा? है उनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम, काफ़ी बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो उन्हें पता लग जाता है कि जैसे पिछले साल चुनाव हो रहा था उनके यहाँ, पिछले साल चुनाव हुआ, तो उनका एक सिस्टम है कि कुछ भी अगर चाइना की तरफ से होता है तो तुरंत मैसेज, जैसे हमारे पास भी कभी ट्राई के मैसेज आने लगे थे कि ड्रिल, उनका तुरंत मैसेज आ जाता है कि, और मैसेज आया कि चाइना ने रॉकेट लॉन्च कर दिया। ऐसे कुछ, मतलब कंटेक्स्ट ये था। फिर उसके बाद आया नहीं वो तो सैटेलाइट को टॉक कर रहा था अंतरिक्ष में, तो रॉकेट, मतलब वो इतने सेंसिटिव हैं कि चाइना की तरफ से कुछ भी होता है इस ओर। हथियार भी खरीद रहे लोग अब नए। हाँ ताइवान, हाँ ताइवान हथियार खरीद रहा है। हाँ, और उस तरीके से ज़्यादा सैन्यकरण हो रहा है क्या? सैन्यकरण हो रहा है ज़्यादा, मतलब पनडुब्बियाँ खरीदना, शिप्स खरीदना। पनडुब्बियों क्योंकि की मेरा ख्याल है जो पहली लड़ाई होगी वो तो उनकी, आपका विषय वही है, समुद्र में होने वाली है।
क्या होता है, जो स्ट्रेटजी है उसी तरीके से वेपन्स खरीदते हैं। तो डिबेट तो चलती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, तो ताइवान में के पास डिबेट है कि किस तरीके की स्ट्रेटजी हो, किस तरीके के वेपन्स खरीदे जाए। आप जानते हैं ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि वेपन्स कैसे खरीदने हैं। ताइवान का क्योंकि एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी है, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी से बोलते हैं। तो पॉर्क्यूपाइन जिसको हम हिंदी में स्याह बोलते हैं, और जो उसके पास मतलब कोई भी प्रीडेटर उसको अगर जो खाएगा आप बता तो रहे थे आपकी जेएनयू में बहुत सारी हैं। हाँ, जेएनयू में हाँ, बहुत क्या सारे होता है उसका हिसाब? जनरली क्या है, कोई प्रीडेटर अगर उसको कोशिश भी करता है ऐसे ही मारने की या खाने की, तो वो नहीं खा सकता, क्योंकि वो स्याह उसके जो वो घायल कर देती है। हाँ, जो नुकीले वो होते हैं, वो इट्स नॉट पावरफुल इनफ, बट इट कैन एटलीस्ट प्रिवेंट जो प्रीडेटर है उसको। ओके, तो वो ताइवान का है। अपने आप को खाने नहीं देगी। हाँ, वो हम आपको हराना भी नहीं है, बट हमें आप अगर हम करेंगे तो जिंदा आपके रहेंगे लिए लेकिन। पेनफुल होगा, ये है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, उसको उन्होंने बोला ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट। 2017 के आसपास उन्होंने उस तरीके की स्ट्रेटजी को बनाया और माना कि देखिए, चाइना हमला करेगा तो आएगा उस वाटर जो स्ट्रेच है उससे, ताइवान स्ट्रेट से 180 किलोमीटर के आसपास का है, और आएगा भी ताइवान के वेस्ट साइड से, मतलब चाइना के ईस्ट वो वही जाहिर है होगा, वेस्ट में। हाँ, वहाँ से आएगा। चाइना सबसे पहले क्या करेगा, या तो वो एम्फीबियस इन्वेजन के लिए उस जगह से आएगा, या फिर वो दो चीज़ें और चूज़ कर सकता है। एक तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेगा और स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग करेगा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पे, हाँ, जो सिविलियंस पे नहीं। सिविलियंस पे नहीं, सिविलियंस तो भारत पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं। सिविलियंस हाँ, सोच अगर समझ के चाइना करते हैं। करेगा तो फिर तो काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। वो उस तरीके से प्रिपेयर करेगा, ताइवान कर रहा है। तो उसे है कि देखिए, अगर उसने स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग की तो हमें किस तरीके से अपने मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को, मोबाइल जो अब तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब पिछले 8-10 साल में पोर्टेबल सिस्टम्स आ गए हैं कि आप रेडी टू मेक सिस्टम तुरंत आप उसको असेंबल कर सकते हैं। तो ताइवान उस पर काम करता है कि जब वो मिसाइल अटैक हो, स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग हो या फिर मिसाइल अटैक हो, तो हमें कम से कम नुकसान हो और एटलीस्ट हम सेकेंड जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसको एक्टिवेट कर पाए। तो क्योंकि ऐसे ही प्रिपेयर करेगा, इट्स अ डिफेंसिव फोर्स। जब तक चाइना आएगा, एम्फीबियस इन्वेजन बोलते हैं, उभयचर, जिसे हम जैसे जानते हैं ना कि मेढक को उभयचर बोलते हैं, कि जो पानी में भी चलेगा। तो एम्फीबियस एजन कि वो पहले वो पानी में चलेगा और फिर उसके बाद बीचेस पे लैंड होगा, फिर जमीन पर आएगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे लड़ाई होगी। सही है, ऐसे ही कब्जा करेगा, क्योंकि यही तरीका है, और कोई तरीका है यही नहीं। है। तरीका इसलिए और कोई नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट को गिराना अब काफ़ी आसान है। अगर आप अब ये रिस्क कोई नहीं लेता। हाँ, कि अगर जब तक आप उनकी एयरफोर्स को पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट ना कर दें, तब तक आप नहीं अपने जहाज जाएंगे नहीं उस उड़ा तरीके सकते से। उसके ऊपर। ताइवान के पास F-16 है, ताइवान के पास मिराज 2000 है, जो हमारे पास भी हैं। तो ऐसा नहीं कि ताइवान की एयरफोर्स इतनी कमज़ोर है कि आप उसको ईजिली, सही है। एम्फीबियस इन्वेजन होगा तब ताइवान को पता है कि वैसे कुछ लोग कहते हैं साइबर वॉर भी हो सकता है पहले, हाँ, साइबर वॉरफेयर तो कंटिन्यूस है। कि पहले वो साइबर वॉरफेयर मतलब उसका पार्ट अर्बन वॉरफेयर है, कि पहले धीरे धीरे करके फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा उस तरीके से फैलाना कि आप किसी भी तरीके की बात मन में डालना कि यूएस नहीं आएगा आपकी हेल्प के लिए, आपका बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को नुकसान हो जाएगा, वी आर चाइनीज़, आप क्यों, वो प्रोपेगेंडा का पार्ट है। वो चलता रहता है। साइबर वॉरफेयर होगा तो जो साइबर फिजिकल जो सिस्टम होते हैं जनरली अब तो काफ़ी ज़्यादा निर्भर है जो मिलिट्रीज हैं दुनिया की, इवन ताइवान भी, चाइना भी, कि अगर साइबर फिजिकल सिस्टम पे उन्होंने अटैक किया, जो कि इट्स अ पैरेलल स्ट्रेटजी चाइना की होती वो होती है कि अगर मान लो, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, बेटर किया उसको। नहीं, मैं देख रहा था गौरव भाई, द मिलिट्री बैलेंस 2023 की रिपोर्ट है। चाइना के पास टोटल एक्टिव फोर्सेस 20 लाख से ज़्यादा हैं, ताइवान 2.25 लाख भी नहीं है। ग्राउंड फोर्सेस में 9,65,000 है चाइना, ताइवान है 94,000। नेवी में बता रहे हैं 2,60,000 लोग हैं, ताइवान के पास बस 40,000 हैं। चीन के पास एयरफोर्स में 3,95,000 लोग हैं, ताइवान बस 35,000। रिजर्व फोर्सेस 5,10,000 है चाइना के पास, और ताइवान 16,57,000। मुझे लगा पूरा देश ही ज्वाइन उन्होंने कह दिया हम पूरा रिजर्व है, जितना भी युवा है उनका सब रिजर्व है हमारा। टैंक 4800 है चीन के पास, 750 ताइवान। एयरक्राफ्ट 3500 के करीब चीन के पास, ताइवान के पास बस 531। सब मरीन जिनकी हम बात करें तो वैसे बहुत महंगी बनती हैं, 59 हैं चीन के पास, 4 बस ताइवान के पास हैं। नेवल शिप्स 92 हैं चीन के पास, ताइवान 26, फिर भी काफ़ी है। आर्टिलरी 9,752 से ज़्यादा चाइना, 2,093 के करीब ताइवान। ये कोई नंबर एग्जैक्ट तो होते नहीं, बस एक आइडिया है, मगर ये आइडिया भी कोई बहुत दूर का आइडिया नहीं है, ऐसा ही होगा करीब सही करीब। है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आपने जो कहा कि ताइवान बस इस लड़ाई को खींच सकता है,
इस हद तक खींच सकता है कि चीन को लगे मेरे हाथ जल गए, अब वापस चलते हैं। कॉस्टली अफेयर हो जाएगा उसके लिए हाँ, कि अगर और ऐसे दौर में जब चीन अमेरिका से आगे निकलना चाहता हो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता हो, शर्म की सदी से छुटकारा पाके स्वर्णिम इतिहास में दाखिल होना चाहता हो, तो वो क्यों चाहेगा कि उसकी हालत रशिया जैसी हो जाए? बहुत मुश्किल है कि अपनी शर्म की सदी से वो इस सदी में छुटकारा पा क्या पाए। बात कर रहे हैं आप? अभी तो 25 ही चल रहा है, उसका 25 चल 75 रहा है। साल है। तो आप देखिए उसके जो वेपन्स अभी आपने गिनवाए, हाँ। उसमें से कितने यूज होंगे ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में। देखिए हम्म। चाइना और ताइवान में डिफरेंस ये है कि चाइना के पास बहुत इशूज़ हैं टू डील। अब वो बिल्कुल। उसके पास 3100 एयरक्राफ्ट है, तो वो 3100 सब नहीं लगा देगा। ताइवान पे नहीं लगाएगा। उसके पास सबमरीन है, तो वो ऐसा नहीं है कि सब ताइवान की ओर कर देगा। उसके पास रिजर्व फोर्स है, तो यहाँ इंडिया जो हिमालयन बॉर्डर है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब मिलिटरीली इंडिया ज़्यादा बड़ा इशू है उसके लिए। ताइवान का जो इशू डील करेगा वो करेगा ईस्टर्न थिएटर कमांड एंड सदर्न थिएटर कमांड जो चाइना का है। बिल्कुल। तो कंपैरिजन अगर होगा तो इनके बीच होना चाहिए जो ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, ओके। कि जो चाइना का ईस्टर्न थिएटर कमांड है और सदर्न थिएटर कमांड है, क्योंकि वो देखता है पैसिफिक को बिल्कुल। और साउथ चाइना सी को। तो उनके बीच में हम कंपेरिजन, फिर भी बहुत बड़ा मार्जिन है, ऐसा नहीं है कि वो ताइवान पैरेलल है उसके। लेकिन उसके बावजूद भी ताइवान के पास नहीं है, क्योंकि ताइवान को ज़रूरत नहीं है। ताइवान को टैंक की क्या ज़रूरत है? हाँ, सही बात। उसको ना टैंक की ज़रूरत है। अगर उसके पास 500 एयरक्राफ्ट भी हैं तो बहुत है। 500 इज़ टू मच। बहुत है। पाकिस्तान के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है 500 एयरक्राफ्ट, मतलब उस तरीके जो बैटल एयरक्राफ्ट होते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सही है। तो ताइवान अपने हिसाब से बहुत मजबूत है। ताइवान अपने हिसाब से ठीक है। मजबूत है। A2AD यानी एरिया एक्सेस डिनाइल स्ट्रेटजी, ये क्या है? ये कितनी इफेक्टिव है? क्योंकि चाइना, देखिए एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, उसको इस तरीके से स्ट्रेटजिस्ट ने उसको ऐसे नाम दिया है कि उसके जोग्राफिकल रीजन है, उसके है पॉलिटिकल। क्या पर? ये आपने अपनी हाँ, किताब में जिक्र वो किया। एक्चुअली क्या है कि जब तक, जैसे अगर मैप आपने देखा है तो यूएस ऑलरेडी देयर, उसके बेसिस हैं जापान में। ओकिनावा बेस काफ़ी करीब है। हाँ। तो अब मान के चलिए अगर बात करूँ कि जापान में यूएस के बेस है, तो ओकिनावा ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। गुआम है जो पैसिफिक के आसपास है, मतलब जो आपका सदर्न पैसिफिक है, हवाई से थोड़ा दूर, मतलब हवाई के अंडर आता है पर थोड़ा दूर है वहाँ से। भाई मैं चाहूंगा मैप में सब दिखाना है। हाँ। गुआम उनका जो आपने अभी नाम लिया था, यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड, उसका वो बेस है वहाँ गुआम। बैठी है। ठीक है। तो ओकिनावा और उसके अलावा साउथ कोरिया में है, जापान में तो 80 के आसपास बेस है, यूएस वहाँ पे है। अब क्या होता है जब पावर प्रोजेक्ट करता है कोई बड़ी पावर, जैसे सुपर पावर तो यूएस ही है। अभी तो हम मान के चल सकते हैं कि दे आर नो सुपर पावर देन, अभी तो अदर देन बहुत यूएस। फर्क है अमेरिका और चीन में भी। बहुत फर्क है। अगर मान लो यूएस, अब चाइना के पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि यूएस आएगा, क्योंकि वो ऐसे प्रिपेयर करेगा। ताइवान ऐसे प्रिपेयर कर रहा है कि यूएस नहीं आ रहा है। ठीक है, वो दोनों बिल्कुल ठीक बात है। डेविल्स एडवोकेट की तरह है कि वर्स्ट केस सिनेरियो को ही प्रिपेयर करना है। सही है। अब चाइना को जब पता है कि यूएस आएगा, अगर यूएस वॉर में एंटर करता है तो फॉर चाइना इट विल बी अ मैस। वो उससे उबर नहीं पाएगा ना, उसको मिलिटरीली वो यूएस को कंटेस्ट कर सकता है। अभी 27 की बात करें, 2030 की बात भी करें तो भी, तब उसके लिए क्या किया जाए, तब उसने एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी को प्रिपेयर किया, उसके तरीके से उसने वेपन्स अपने डेवलप किए। तो एंटी एक्सेस क्या है? एंटी एक्सेस इज टू प्रिवेंट द एक्सेस। फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन, आप जैसे देखेंगे आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट आइलैंड चेन इज, मतलब मिलिट्री जो होता है एक टर्म, उस तरीके से बात होती है फर्स्ट आइलैंड चेन की। तो फर्स्ट आइलैंड चेन में आता है आपका जो जापान के सदर्न आइलैंड है, जैसे ओकिनावा वगैरह है, ताइवान है, फिलीपींस है और साउथ चाइना सी की तरफ, वो दिस इज द फर्स्ट आइलैंड चेन। सेकंड आइलैंड चेन होगा जो दूरस्थ आइलैंड है जापान के, जो नॉर्थ जापान है, वहाँ से वो आपका गुआम तक जाता है, वो मतलब सेकंड आइलैंड चेन। दीज आर टू थिएटर। तो ऐसा माना जाता है कि जब थिएटर होगा वॉर का तो फर्स्ट आइलैंड चेन ही होगा, वो तो निश्चित है। तो चाइना को है कि फर्स्ट आइलैंड चेन में यूएस को एंटर नहीं करने देना है फॉर दिस एंटी एक्सेस, जो एक्सेस को प्रिवेंट करेगा। और क्योंकि इन्फोर्समेंट होगा गुआम से, वो उसका बेस है, गुआम से होगा। डार्विन जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से, मतलब जो उनके पार्टनर्स हैं वहाँ से होगा जो आउटसाइड सपोर्ट आएगा। दिस इज़ हाउ पावर्स प्रोजेक्ट होता है, जो
उनके कैरियर बैटल ग्रुप होते हैं उससे, तो एंटी एक्सेस करके उसको रोकना है। सही। एरिया डिनाइल इज कि जो ऑलरेडी वहाँ पे उपस्थित हैं, एस्टेब्लिश्ड जो बेस हैं, जैसे ओकिनावा की बात की, तो उनको इमोबाइल करना है, हम्म। उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है, ताकि जब हम ताइवान पे हमला करें तो यूएस है ना तो एंटर कर पाए और ना किसी को भेज पा ना रहा किसी है। को भेज पाए। हाँ, सेकंड भी नहीं भेज पा अब रहा। उसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं काफ़ी। हाँ, फिर उनके उनका किताब मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि आपने बहुत सारे सिनेरियोज को, पॉसिबिलिटीज़ को उसमें लिखा है। ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। तो मैं चाहूँगा कि पेरिल ऑफ द पैसिफिक पढ़ी ज़रूर जाए, अगर आपको ये समझना है कि अगर कभी ताइवान और चीन भिड़ ही गए तो किस सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो एक आइडिया है, कह तो कोई नहीं सकता है जब होगा तब क्या होगा, लेकिन फिर भी विद्वानों का काम है कि वो हर तरह की जो संभावनाएं हैं उन्हें एक्सप्लोर करते रहते हैं। आपने इस किताब में एक काम बहुत अच्छा किया और भी, कि आपने जो भी देश चाइना से थोड़े आतंकित महसूस करते हैं उन सभी का नाम लिखा, उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की हैं। तो मैं इसमें देख रहा था, मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के आखिर में थोड़ा सा उसे भी आप एड्रेस करें। तो इसमें कई देश हैं, जैसे आप कहते हैं जापान भी है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है ना। तो ये सभी देश थ्रेट मानते हैं। क्वाड बना था जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस का, इसीलिए 2017 में। और फिलीपींस का भी आपने कहा कि 18 देशों के साथ उसने साइन किए डिफेंस एग्रीमेंट, ये वो। तो ना कुल मिला के हमारे इस रीजन में चीन से बचने के लिए, चीन को घेरने के लिए नहीं बल्कि बचने के लिए लगातार यहाँ जो देश हैं वो कुछ ना कुछ आपस में साइन करते रहते हैं। जापान भारत ने तो युद्धाभ्यास भी किए हैं, ये सब किया है। इतने देश हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, सब मिलाकर इतनी बड़ी पावर बनते हैं, बड़ी जीडीपी भी है सबकी, जापान और इंडिया भी देख लो, फिर इतना डर क्यों महसूस कर रहे हैं सब देश चीन से? कारण क्या है? इसीलिए कि अकेले चीन का सामना यूएस के, अगर आप यूएस को बाहर रखें तो कोई भी कंट्री अकेले नहीं कर पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं, बट कॉपरेशन इज़ अ थिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन। कॉपरेशन हमेशा, जैसे इंडिया और फिलीपींस के बीच में भी अभी हो रहा है, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज हुआ अभी। फिलीपींस के तो राष्ट्रपति भी आप अभी इंडिया में हैं, चाइना उस पर काफ़ी नाराज़ है क्योंकि जो कमज़ोर कंट्री, तो फिलीपींस का तो डायरेक्ट थ्रेट है, साउथ कोरिया का डायरेक्ट थ्रेट है। और वी नो कि फिलीपींस और साउथ कोरिया अगर होता है ऐसा तो नहीं कर पाएंगे चाइना का सामना। जापान भी, हालांकि जापान ने स्पेंडिंग बढ़ाई है, बढ़ा दी है। हाँ, उसका जो चैप्टर वो है लास्ट, उसका मोटिव ही ये है बताना कि इंडो पैसिफिक में जो कंट्रीज हैं वो जानती हैं कि बैलेंस करना पड़ेगा चाइना के अगेंस्ट। वी हैव टू बैलेंस। और उसकी ताकत क्रमशः नहीं बढ़ रही है चाइना हाँ, की। एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। एग्जैक्टली। और बढ़ी है अब तो, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अब बढ़ रही है, अब तो उस पर थोड़ा लगाम लगा है। प्रॉब्लम्स भी है उनके यहाँ, करप्शन है, मैंने उस पर भी काफ़ी बात की। करप्शन है, लॉजिस्टिकल इशूज़ हैं, उनका आर्मी में इंटीग्रेशन के इशूज़ हैं, एआई जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के इशूज़ होते। तो चाइना भी काफ़ी वीकनेसेस से गुजर रहा है, और वो वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ है। बट अपनी कंट्री का भविष्य अगर किसी को सिक्योर करना है, जो सोचते हैं स्टेट्समैन ऐसे ही कि अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको हेज किया जाए उसके अगेंस्ट, और इसीलिए वो डिफेंस स्पेंडिंग है। आई डोंट थिंक कि शायद, और क्योंकि मैंने लास्ट में या इवन मैं बीच में भी मेंशन किया, मैंने प्रीफेस में भी, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जो हल है वो मिलिटरीली नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेक है वहाँ पे कि आई डोंट थिंक कि चाइना भी इतना लापरवाह देश है कि वो किसी भी तरीके से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चाहेगा उस रीजन में, जो कि अभी तक इंडस्ट्रियल हब तो है, और हम जानते हैं टेक्नोलॉजिकल हब भी है एक तरीके से, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान। तो कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ पे इस तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जो पूरी दुनिया को सही है। स्टैंड स्टिल पे ले आए। लेकिन फिर वही 2027 2027 का डेडलाइन इसलिए क्योंकि सी जिनपिंग का थर्ड टर्म ख़त्म होगा। यस। 27 के आसपास चाइना को लगेगा कि उसकी इकोनॉमी अप डाउन होने वाली है। पीकिंग पावर ट्रैप ऐसा है, पीकिंग पावर ट्रैप एक जन ने लिखा, हॉलब्रांड, मतलब मैं एक जन बोल रहा हूँ बट स्कॉलर हैं काफ़ी बड़े। हाँ, नहीं ठीक है तो एक जनी। हाँ, एक जन है, हाँ। तो ऐसे ही बात करेंगे। तो उनका हॉलब्रांड और माइकल बिकले, उन्होंने बताया कि देखिए चाइना का जो इकोनॉमी है इट हैज़ पीक्ड। अब उनका बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका है। आप देखेंगे 4.8 है अभी जो प्रोजेक्शन आया था, सही। उसके नीचे जाएगा ही जाएगा। सी जिनपिंग का भी टर्म खत्म होगा 27 में।
इकोनॉमी उसके आसपास उन्हें ये लगने लगा है कि देखिए हम वी आर पावरफुल इनफ, और इसके बाद हो सकता है कि जो कर्व है अब वो नीचे ही जाए, नीचे जाएगा। हो सकता है फ्लैट रहे एटलीस्ट, जो चाइना ने इतना ग्रोथ देखा है। तो ये सबसे एक बेहतरीन मौका है तब एक जो है पत्ता चल के आराम देख से, लेते क्योंकि हैं, उसके बाद पता नहीं, क्या पता इकोनॉमी क्या कल हो टर्न ना ले, हो। क्या पता इंडिया इतना पावरफुल हो जाए, क्या पता अमेरिका उस तरीके से डील करे। तो सही 27 की डेट इसलिए लोग हाँ। ज़्यादा सेंसिटिव मानते हो। हालांकि शी जिनपिंग ये कहते हैं कि हम तो शांति पूर्वक चाहते हैं, पीसफुल, जो भी हो विलय हो, है ना, पीसफुल यूनिफिकेशन। समाधान हो। यूनिफिकेशन का मतलब तो विलय ही हो गया, हाँ। एकीकरण हो गया। शांतिपूर्ण, ऐसा भी शांतिपूर्ण नहीं ऐसे कि सीधा रातों रात घुसो और नहीं, बिना उन्होंने लड़े कब्जा लो। शी जिनपिंग थोड़े उनका जो पर्सनैलिटी है वो, उन्होंने बोला शांति प्रिय, बट वो कई बार बोलते हैं कि हमने अभी तक मिलिट्री ऑप्शन को ऐसे छोड़ा नहीं छोड़ा है, नहीं है। हम चाहेंगे, अगर मान लो उस तरीके से थ्रेट तो देते ही हैं कि हो सकता है अगर हमें नेसेसरी वो ये लगता है। हर ऑप्शंस खुले हैं। जैसे हाँ। अमेरिका ने एक भ्रम में डाल रखा है दोनों देशों हाँ, को, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ वो सकता काफ़ी हूँ। ज़रूरी तो है। जिनपिंग भी कहकर रखते हैं तैयारी पूरी, आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हाँ, हूँ। वो और सेना का ऑप्शन भी खुला है, नहीं नहीं हम तो शांतिपूर्ण करेंगे। हाँ, तो ताइवान बेचारा इस सब में मुझे ऐसा लगता है दांतों के बीच में जीभ की तरह जीप है। की तरह है। तो उसे तो अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, चाहे कोई उसकी मदद के लिए आए, चाहे कोई ना आए, चाहे उस पर हमला कोई करे, चाहे ना करे। जी, गौरव भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खासा अच्छा लंबा पॉडकास्ट हुआ, लेकिन मज़ा आया। ताइवान पर इतनी लंबी बातचीत तो मेरा ख्याल है नहीं हुई कभी। होनी चाहिए। आप कभी हो आए ताइवान, फिर से करेंगे। हाँ, मैं शायद इस साल जाऊँगा। बहुत बढ़िया, लौटेंगे तो फिर बात करेंगे। मैं समझना चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली। ताइवानी सोसाइटी अभी तो उस इंटररेगनम से गुजर रही है जहाँ पे वो अब ताइवानीज ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब उनका जो फीलिंग है इट इज़ मोर ताइवानीज। और वो जो प्रोटेस्ट दिखता है, क्योंकि हमने देखा कोरियन के पॉप, जो चाइनीज़ कल्चर है, बबल टी हमने देखा होगा। हाँ, हाँ। वो हम अभी इंडिया में तो काफ़ी फेमस हो रही है। आने लगी। ताइवान उसको ऐसे कि हमारा भी कल्चर है, वी शुड नॉट बी नोन एज चाइनीज ब्रेकअवे रीजन, वी आर ताइवानीज, और अपना हमारा अस्तित्व कल्चर है। है। और उनके अब जो मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, आप उनको आप देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक सॉन्ग, लेकिन कहीं कहीं पे दिख जाता है कि अब वो उस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं दैट वी आर नॉट चाइनीज़। और वो इसका रीज़न हमने बात किया कि वो डेमोक्रेसी के बाद अब 30 साल हो चुके हैं, 30-35 साल, उन्हें पता है कि अब डेमोक्रेसी इज़ अ प्रीसियस असेट, हमें उसको सुरक्षित रखना है। और सीसीपी के अंडर, और शायद एक उनके अंदर एक प्राउड फीलिंग भी है कि हमने इस तरीके से अपने लिए काम किया है इतनी सदियों, मतलब डिकेड्स तक। सही है। तो चीन से वो गर्भनाल काटने की तैयारी है इस पीढ़ी की। धीरे धीरे करके परसेप्शन चेंज हुआ तो वो, हाँ, कटी अगर जाएगी। परसेप्शन चेंज हो गया तो फिर तो उसके बाद आप उस ज्योग्राफी का क्या ही करेंगे। सही बात अगर होती लोग ही वहाँ पे नहीं आपके हैं तो सपोर्ट ही खत्म हो गया हाँ, तो तो वो सोसाइटी बहुत बहुत तेज़ी से दूर जा रही है चाइना से। सही। एंड आई होप कि जाए ज़्यादा दूर। अच्छा, तो भारत के लिए अच्छा है। भारत के लिए तो ठीक है, क्योंकि अगर ताइवान का इशू ख़त्म, हाँ हाँ, अब मैंने बात की था ईस्टर्न थिएटर कमांड, सदर्न थिएटर कमांड, वहाँ भी जी रहेगा ना ऑफ तो कोर्स, फिर वो इधर देखने लगेगा। उसको दिखेगा इसलिए अच्छा है कि वो ताइवान की तरफ देखते रहे। क्योंकि चाइना के इशू सारे खत्म है। चाइना का सेंट्रल एशिया के साथ सारे इशू कर लिया उसने, कर लिया, धीरे धीरे सब कर लिया। मंगोलिया के साथ इशू खत्म है, रसिया के साथ उनका इशू है, लेकिन वो जनरली अभी दबा हुआ है। दबाया। जापान आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा अब थ्रेट, अब पता नहीं कैसे वो उनका पैसिफिस्ट पॉलिसी कोई एग्रेशन नहीं है चाइना पर, अब उसी के ऊपर है कि वो करते कहीं। इंडिया को लेकर उनके मन में ये बात है कि इंडिया शुड बी द नेक्स्ट टारगेट, और वो मानते हैं कि इंडिया इज एन इरिटेंट नेबर। अब देख, वो ताइवान का उस पर तो हम बात करते हाँ, रहते हैं। ताइवान का इसीलिए हमारे लिए भी एक वो है कि ताइवान में वो बिजी रहे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई आने का, ये किताब भेजने का। हमने किताब पढ़ी, मज़ा बहुत आया। और यही होता है स्कॉलर्स लोगों का, मेहनत करके किताब लिखते हैं और किताब पढ़ने में फिर मेहनत लगती है। बहुत अच्छी किताब लिखी है। मैं उम्मीद करूंगा जब गौरव ताइवान जाएं, वहाँ से लौटें तो कुछ नई इंसाइट्स यदि होंगी तो फिर उन्हें बुलाएंगे, फिर कष्ट देंगे, फिर उनसे सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के पॉडकास्ट से भी आपको बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। कम से कम मुझे चली हैं, आपको चली हों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सारा कमेंट पढ़ते हैं। बताइएगा, गौरव का पहला पॉडकास्ट है मुझे लगता है। हाँ, तो बताइएगा, गौरव को बताइएगा कैसा लगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों बहनों। और गुरुवार को फिर हाजिर होंगे। इस बार पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे मेहमान थे, बहुत मज़ेदार बात हुई हैं, वो पॉडकास्ट भी ज़रूर सुनिएगा। और ये ख़ास पेशकश, हर मंगलवार आते हैं हम, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक होता है उसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।